गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सभी? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? एम आई ऑडिबल? ओके। तो लक्ष्य यूपी पीसीएस जो बैच चालू हो रहा है, जिसमें आपको मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तो उसी से रिलेटेड मिनी कोर्स है जिसमें हम अर्थक्वेक और जो है कल जो है वॉल्केनो समझेंगे। ठीक है ना? तो दो लगातार बैक टू बैक आपकी क्लासेस है 8 बजे। आज पहली क्लास में हम क्या समझने वाले हैं? अर्थक्वेक। जब तक सभी बच्चे जुड़ते हैं तो देख लेते हैं क्या क्या अनअकैडमी पे नई चीजें आई हैं। ये ऑफर जो है अभी भी चल रहा है। अगर आप जो है 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मुफ्त मिल जाता है। स्कॉलरशिप टेस्ट हर संडे को आपकी चलती है। और ये जो आपके प्लस सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं, उन बच्चों को भी देना चाहिए। ठीक है? क्योंकि टेस्ट तो टेस्ट होता है। वो बात अलग है कि जो जो है सब्सक्राइबर नहीं है, अगर उसकी रैंक आती है तो उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर उसकी पहली रैंक आती है तो 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी 1 साल के सब्सक्रिप्शन में। अगर उसकी रैंक 2 और 3rd आती है तो उसको 6 महीने के सब्सक्रिप्शन में 50% ऑफ हो जाएगा। और अगर उसकी रैंक 25 तक आती है, 4 से लेके 25 तक, तो आपको 6 महीने के सब्सक्रिप्शन में 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। यह पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होता है। निगेटिव मार्किंग भी होती है। फुल लेंथ पेपर होता है, यानी कि 150 क्वेश्चन आते हैं। 200 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होता है। समझ में आ गया? क्लियर? आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थक्वेक। ठीक है? तो अर्थक्वेक होता क्या है, अगर हम आप समझें तो अर्थक्वेक का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर से सडन रिलीज ऑफ एनर्जी जो होती है, ठीक है, उस एनर्जी के कारण हमारे जो है क्या कहते हैं, क्रस्ट के ऊपर जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कभी कभी अर्थक्वेक क्या आता है, बहुत ही कम तीव्रता का आता है तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता। एक्चुअली में जो वो निकल रही है वो क्या है, आपकी एनर्जी है। ये आपकी अर्थ है। और अर्थ में भी आपको पता है कि कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं, सबको पता है। नहीं समझ में आया तो इसे 3D में समझो। सबसे बाहर है आपकी क्रस्ट, फिर है मेंटल, फिर है कोर। सबको दिख रही है 3 लेयर? ठीक है? अब क्या है कि कोई भी अर्थक्वेक क्या है, इस मेंटल और इस कोर में जो आपकी क्या है, एक तरीके से कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर है। और वही सडन एनर्जी क्या है, बाहर निकल रही है। और जब बाहर करेगी तो वो क्या करेगी, अर्थ को शेक करेगी, नहीं करेगी? अपना रास्ता ढूंढेगी, नहीं ढूंढेगी? क्लियर? तो ये लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हो कि यही भूकंप का कारण बनेगा। अभी हम इस चीज को और टेक्निकली टफ करेंगे। ठीक है ना? क्लियर? नमस्ते सर, आई हैव ज्वाइंड। हाँ, मैंने आपका मैसेज देख लिया था। ठीक है? प्लीज स्पेयर 2 मिनट्स टाइम आफ्टर क्लास इज ओवर। ठीक है, तो जब क्लास खत्म होने वाली होगी तब मैं बताऊंगा कि जो बच्चे अभी जुड़े हैं उनको कैसे क्या करनी है स्ट्रेटेजी। ठीक है ना? क्लियर? तो देखो यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका अर्थ क्यूक is a shaking or trembling of the earth's surface caused by the seismic wave or earthquake wave that generated due to the sudden movement, that is sudden release of the energy। तो जो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी हो रहा है वही अर्थक्वेक का सबसे बड़ा कारण है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है? अब देखो, आपको एक क्रस्ट दिख रही है। ठीक है? ये क्रस्ट भी क्या है, ठीक ठाक, आपको पता है ना, इसकी जो है डेप्थ भी ठीक ठाक होती है। फिर मेंटल की डेप्थ स्टार्ट होगी। अगर मान लेते हैं अर्थक्वेक की स्टार्टिंग यहाँ से हुई क्रस्ट में ही, तो उसको आप सैलो जो है क्रस्ट, क्रिस्टल क्या बोलोगे, अर्थक्वेक बोलोगे। हो सकता है कि मेंटल से स्टार्ट हो तो आप इंटरमीडिएट बोलोगे। हो सकता है डीप मेंटल से स्टार्ट हो तो आप क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे आप उसको? तीसरी कैटेगरी क्या होगी कि जो बहुत ही क्या कहते हैं, आपके अंदर डेप्थ से क्या आ रहे हैं, अर्थ क्यों आ रहे हैं। और तीनों पॉइंटों पे अलग अलग क्या होगा, आपका असर होगा। ठीक है? ये अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे। अभी खाली मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि अर्थक्वेक को कैसे बनाना है और वहां पे कैसे आंसर लिखने हैं। समझ में आ रहा है ये सभी को? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को यहाँ तक? ठीक है ना? बस वो स्लाइड में लिखा हुआ है तो इसलिए मेरा थोड़ा क्या हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। स्लाइड रीडिंग मुझे समझ में नहीं आती, तो लेकिन फिर भी जो है इतना मैंने लिख दिया है आपको। आप इसको समझो कि जो भी आपका
ये आपकी अर्थ है, ठीक है। जहां से भी एनर्जी रिलीज होगी वो पॉइंट कहलाएगा फोकस। क्या कहलाएगा बच्चों? फोकस। और जब वो एनर्जी रिलीज होगी तो वो आपकी अर्थ की सरफेस पे पहुंचेगी, और जिस अर्थेस की सरफेस पे जब पहुंचेगी तो वहां पे जो पॉइंट होगा उसको बोलोगे आप क्या? ईपी सेंटर। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ईपी सेंटर को भी देखेंगे, ठीक है ना। यानी कि इस तरीके का हो सकता है कि भैया आपका जो है यहाँ पे फोकस हो और इसके ऊपर क्या हो? ईपी सेंटर हो, और ऊपर जो है आप लोग रह रहे हो। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है। अब बच्चों, जो ये हमारा भूकंप आया है, जहां जहां पे सामान्य तीव्रता का भूकंप आया होगा, ठीक है ना, ये तो उसका ईपी सेंटर हो गया जस्ट ऊपर। अब इसका मतलब ये नहीं कि केवल ईपी सेंटर पे ही भूकंप के क्या होंगे? झटके महसूस किए जाएंगे। उसके महसूस यहाँ पे भी किए जाएंगे, यहाँ पे भी किए जा सकते हैं, यहाँ पे भी किए जा सकते हैं, यहाँ पे भी किए जा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। लेकिन अगर ए बी सी डी 3 पॉइंट अगर मैंने बनाए, और उन 3 पॉइंटों में या तो सब में या किसी कोई 2 पॉइंटों में भूकंप की तीव्रता मान लो समान है, ठीक है। मान लेते हैं ए और डी पॉइंट पे जो है 7 रिक्टर स्केल के पैमाने पर आया है, तो मैं ए और डी को जो मिलाने वाली रेखा होगी वो क्या दिखा रही है? कि हम उन पॉइंटों को ज्वाइन कर रहे हैं जहां पे क्या है? समान तीव्रता का भूकंप है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? आपकी आइसोसेस्मिक लाइन बोलेंगे। ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर चारों में भी तो सेम हो सकता है। ठीक है, चारों को मिला लो। हमें अपना फंडा पता होना चाहिए कि पृथ्वी सरफेस पे वो सारे पॉइंट जहां पे सेम इंटेंसिटी का भूकंप आया है, अगर हम उन लाइनों को आपस में मिला देंगे तो वो आइसोसेस्मिक लाइन कहलाएगी। अब जरूरी नहीं आइसोसेस्मिक लाइन सीधी हो, अरे जहां जहां हमें पॉइंट मिलेंगे हम उनको बुलाएंगे, मिलाते रहेंगे, वो अपनी आइसो जो है सेस्मिक लाइन कहलाएगी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? जैसे कि हमारी पृथ्वी पे आप देखते हो ना, जैसे एटलस खोलते हो तो वर्ल्ड मैप पे आपको इस तरीके की लाइन दिखी रहती होंगी। वो क्या है? आइसोबार्स है, यानी कि उन लाइनों पे प्रेशर समान है। ठीक है ना? क्लियर? तो ऐसे ही जिन लाइनों पे आपका अर्थक्वेक की इंटेंसिटी समान होगी उनको आइसोसेस्मिक लाइन बोलेंगे। और इसका मतलब भी देखो, आइसो का मतलब होता है एक समान, सेस्मिक मतलब भूकंप से रिलेटेड। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? छोटी सी बात में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। स्पेशल क्लास वाले बच्चे भी, किसी को भी दिक्कत हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो रोक देना मेरे को। क्लियर? यही चीज जो है हमने देखो यहाँ पे जो लिखी हुई है, ये तीनों पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं ना। फोकस पॉइंट क्या होता है? जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होगा, पृथ्वी पे जिस पॉइंट पे वो पहुंचता है उसको बोलते हैं ईपी सेंटर। लेकिन ईपी सेंटर फोकस के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट ही कहलाएगा। ठीक है ना? क्लियर? ये देखो भैया, आपका अगर मैं इस डायग्राम में जो मैंने लिखा है इसको मिटा दूं, तो ये है फोकस, और फोकस के जस्ट ऊपर क्या होगा? एपी सेंटर होगा। समझ में आ गया 3D में? क्लियर? अब भूकंप किस किस कारण आ सकते हैं? भूकंप के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फॉल्ट के कारण, प्लेट टेक्टोनिक के कारण, वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण, ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक के कारण। तो अब हम इन फॉल्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एक करके सबको समझेंगे फॉल्ट कैसे करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं मैं आपको एक जो है अर्थ के कोई भी एक जोन को जो है मैं ऐसे आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ये बच्चों जो डैश डैश लाइन है ना, ये दिखा रही है कि ये एक तरीके से फॉल्ट लाइन है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? क्लियर? अब फॉल्ट लाइन का मतलब ये है कि एक के ऊपर एक है। हम खड़े हैं यहाँ पे, ये है, हम यहाँ पे खड़े रहते हैं, लेकिन लेकिन हमें ये थोड़ी पता कि नीचे कोई फॉल्ट है। नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को? आप समझ पा रहे हो उस चीज को? 3D में इमेजिन कर पा रहे हो? जैसे कभी आपने पेस्ट्री वेस्ट्री केक खाया होगा, तो उसमें क्या करते हैं वो, एक ब्राउन ब्रेड की डाल देते हैं, क्रीम की लेयर डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ऊपर से पेस्ट्री को देखो तो क्या आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे जो है लेयर उन्होंने कौन सी डाली है? नहीं डाली ना। तो सेम पृथ्वी के ऊपर हम ऐसे यहाँ पे अपना रह रहे हैं, हमें नहीं पता कि कहाँ पे क्या है, नीचे क्या है, एक फॉल्ट जोन बना हुआ है। समझ में आया? क्लियर? ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि अगर इस पे प्रेशर पड़ेगा तो हो सकता है कि भैया ये फॉल्ट जोन में क्या हो, ये फॉल्ट खिसकने की कोशिश करे। से यस और नो इस तरीके से।
ये इधर भागने की कोशिश करे या दोनों एक दिशा में भागने की कोशिश करें या एक इस दिशा में या एक इस दिशा में, तो कोई थंब रूल नहीं है। यानी आप भी सोचो खिसक सकता है, और जब ये खिसकेगा तो यानी एक हाथ के ऊपर दो हाथ और आप ऐसे खिसकाओगे तो क्या होगा, क्या होगा, जो ऊपर जो है वहां पे क्या होगा, से यस और नो, टेमरिंग होगी नहीं होगी, कंपन होगा नहीं होगा, और जब कंपन होगा तो भैया भूकंप जैसे झटके देखोगे नहीं देखोगे, बिल्कुल देखोगे। अब इस चीज को समझने के लिए हम पता नहीं क्या करते हैं कि फॉल्ट वाला क्वेश्चन आ गया तो हमारी हालत खराब हो जाती है। अब इसमें एक चीज याद रखना, थोड़ा सा हल्का सा समझो चीजों को। मान लो मैं यहाँ पे एक और फॉल्ट जोन बनाता हूं, देखता हूं आप कितना जो है कॉमन सेंस के अनुसार काम करते हो, और उस कॉमन सेंस से आपको कुछ चीजें याद भी हो जाएंगी, ठीक है ना। ये प्रकृति में अपना भी फॉल्ट पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जो है एक दिन में नहीं बनी है, लाखों करोड़ों साल में जो है पृथ्वी का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, ठीक है ना। और उस पर अलग अलग तरह की क्रांतियां हुई हैं, ठीक है। और जब ये पृथ्वी आपको पता है अपनी धुरी पे भी घूमती है, सबको पता है ना, क्लियर। और कोई भी चीज घूमती है तो उसमें क्या होता है, जो भी उसके मटेरियल्स होते हैं तो उनका क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है, समझ में आया। और लाखों करोड़ों सालों में ये डिफ्रेंसिएशन होने के कारण कहीं ना कहीं पे नेचुरली फॉल्ट है और कहीं कहीं पे नहीं है, ठीक है ना। अब एक फॉल्ट मैं यहाँ पे और बना रहा हूं, ठीक है, एक फॉल्ट मैंने यहाँ पे और बनाया, क्लियर। और ये जो है डैश 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 करा क्योंकि हमें ऊपर से तो दिखेगा नहीं, क्लियर। और यहाँ पे जो है आप रह रहे हो अपने मकान वकान बना के, ठीक है, क्लियर, गाड़ी वाड़ी घुमा रहे हो खूब। अब मुझे बताओ कि एक ये है ए वाला फॉल्ट, ये है बी वाला फॉल्ट, अगर इसमें मूवमेंट होता है तो खतरनाक अर्थक्वेक, अधिक तीव्रता वाला अर्थक्वेक आपको कहां दिखेगा, ए वाले में कि बी वाले में, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ए वाले में कि बी वाले में। कॉमन सेंस थोड़ा लगाओ तो क्या पता आपको हो भी सकता है, ठीक है। जो बी चाहते हैं वो बी लिखें, जो ए चाहते हैं ए लिखें। मैं आपके दिमाग में क्या कर दूंगा, एकदम फिट कर दूंगा। और ये कोई हंसी मजाक का क्वेश्चन नहीं है, यूपीएससी में जाके देखना, ये क्वेश्चन जब आया था ना तो बच्चा इमेज नहीं कर पाया था उस समय, और उत्तर प्रदेश में भी कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। 99 के 100% लोग इसे बी भी कर रहे हैं, ठीक है, आप एकदम सही हो बी। तो यानी कि हमें यहाँ से देखो एक चीज क्या पता चल रही है कॉमन सेंस की, कि जो भी फॉल्ट जितने डीप पे होगा, पहली बात, और जिस फॉल्ट की जितनी चौड़ाई ज्यादा होगी, से यस और नो, ठीक है, वो उतना ही क्या करेगा, खतरनाक भूकंप ला सकता है। तो अगर कल को क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, ठीक है, इफ फॉल्ट इज मोर डीप एंड मोर ब्रॉड देन देयर वुड बी हाई चांसेस ऑफ इंटेंसिव अर्थक्वेक, हिंदी माध्यम वालों के लिए, अगर इस फॉल्ट गहराई पे है और अगर इस फॉल्ट की चौड़ाई ज्यादा है तो क्या है, ये बहुत ही समान चीज है कि यहाँ पे भूकंप बहुत ही ज्यादा तीव्रता के आएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर। लेकिन ये पेपर में आता है तो क्या होता है ना, आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है तो कोई बता देता, अरे भैया जब ये पेपर में आता ना तो लोगों को क्या लगता है, जिसका बेस चौड़ा तो वो तो भूकंप कम करवाएगा, ऐसी फीलिंग आती है। अब तो ये फीलिंग नहीं आएगी, सबको समझ में आ गया, क्लियर। अब फॉल्ट की दिशा कैसे भी हो सकती है, कोई आपको ये जो है इसको रट्टाफिकेशन नहीं करना है कि सर ने बताया तो कि एक ऊपर जाएगा एक इधर जाएगा, किधर भी जा सकता है, जैसा उसको जो है क्या मिलेगा, नेचुरल मूवमेंट मिलेगा, वो अपनी दिशा में जाएगा। अब इसी फॉल्ट के अनुसार क्या है, लोगों ने अलग अलग तरह के फॉल्ट बना दिए, जैसे मान लो ये है और ये इस तरीके से नीचे वाला आगे निकल गया, ठीक है, ये इधर निकल गया, तो ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे पे स्लिप हो रहे नहीं हो रहे, से यस और नो, एक दूसरे पे स्लिप हो रहे हैं, से यस और नो, तो उसको स्लिप फॉल्ट बोल दिया। मान लो ये एक जो है हमारा टुकड़ा था और दूसरा वाला जो है इस तरीके से था, क्लियर, ठीक है, और वो आपस में ऐसे हो गए तो उसको क्या बोल देंगे हम, पैरेलल फॉल्ट जोन बोल देंगे, समझ में आया। खाली एक ही चीज को अलग अलग तरीके से कहने की चीज है, ठीक है। ये फॉल्ट है और ये फॉल्ट है आपका, लेकिन ये थोड़ा ऊंचाई पे है, ये थोड़ा गहराई पे है, से यस और नो, ठीक है। अब ऊंचाई गहराई कैसे हुई, क्योंकि इन्होंने वर्टिकल मूवमेंट करा ऐसे ऐसे,
यानी जैसे आपके हाथ रखो ना, एक फॉल्ट ऐसे चले गया, क्या आप कर पा रहे हो, एक फॉल्ट ऐसे चले गया, तो भैया जब नीचे फॉल्ट जाएगा तो भी तो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होगी। तो यानी कि ये चाहे आपका स्लिप मूवमेंट करें, दिस इज द स्लिप मूवमेंट, चाहे ये जो है आपके अप एंड डाउन करें, चाहे वो पैरेलल मूवमेंट करें, ठीक है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप जो है चीजों को समझो और वैसी जो है इमेजिन करके आप ऑब्जेक्टिव निकाल देना। अब इसके लिए क्या डरना, इसके लिए क्या अलग से लेक्चर निकालना, आप खुद बताओ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप एमसीक्यू करना, आपके सारे एमसीक्यू आराम से निकल जाएंगे फॉल्ट वाले से। तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? चीजों को जितनी सरलता से पढ़ोगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपको फायदा होगा। अब है हाउ प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक कैसे कर सकती है भूकंप, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार इस पूरी दुनिया में कुछ मेजर प्लेट्स हैं और बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं, और वो आपस में मूवमेंट कर रही हैं, ठीक है। तो आप उतनी बड़ी प्लेट को तो मैं बना नहीं सकता, एक छोटी सी प्लेट को यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो ये दो अलग अलग प्लेट है, से यस और नो, क्लियर। ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, या ये दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, मान लो पास आएंगी तो टकराएंगी, से यस और नो, क्लियर, ठीक है। तो यानी कि दो तरह की बाउंड्री आपको मिलती हैं, ये एक दूसरे के दूर जा रही है तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट मतलब एक दूसरे से दूर जाना, और एक दूसरे के पास आना, तो ये कौन सी बाउंड्री कहलाएगी, कन्वर्जेंट बाउंड्री कहलाएगी। अब आप कॉमन सेंस से बताओ, भूकंप आपको किस में ज्यादा आता हुआ दिखेगा, जो आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जो आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं, खुद कॉमन सेंस लगाओ, कन्वर्जेंस। और वहां पे टिक लगाने में क्या आफत आएगी? ऐसा नहीं कह रहा कि मैं डाइवर्जेंट में भूकंप आएगा नहीं, डाइवर्जेंट में भी आएगा, क्योंकि क्या है, प्लेट का तो मूवमेंट हो ही रहा है, लेकिन उतना तेज नहीं आएगा जितना किस में आएगा, कन्वर्जेंट बाउंड्री में आएगा। तो जहां जहां पे कन्वर्जेंट बाउंड्री है वहां वहां पे क्या है आपकी, क्या है, भूकंप प्रोन जोन है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो सबसे अच्छी कन्वर्जेंट बाउंड्री तो आपको जो है आपकी हिमालय पे मिल रही है, वहां पे ऑलरेडी फॉल्ट जोन है, से यस और नो, क्लियर। यानी कि हिमालय जो है, आप आज को और 3D में अच्छी तरह बता दूं, नीचे ऐसे फॉल्ट है, उसके ऊपर हिमालय खड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो फॉल्ट हमें दिखेगा नहीं। वो केक वाला एग्जांपल समझ रहे हो ना, हमें दिखेगा नहीं, हम यहाँ पे अपना खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हमें थोड़ी पता कि वो उस फॉल्ट पे है, ठीक है। अब ये फॉल्ट हिलेगा तो भैया ऊपर का ये भी टिमर करेगा इधर से उधर, और भूकंप आएगा ही आएगा। दूसरा, फॉल्ट जोन के बाद दूसरी समस्या क्या है, वो जो है आपके कन्वर्जेंट जोन में। कन्वर्जेंट जोन का मतलब क्या, आपको पता है कि यूरेशियन प्लेट है और इंडियन गोंडवाना प्लेट है, वो आपस में थोड़ा थोड़ा टकरा रही है, हमारा मूवमेंट इस प्लेट की तरफ हो रहा है। सोचो, एक तो फॉल्ट है और फॉल्ट को साथ साथ लेके टकराओ तो कितना खतरनाक हो जाएगा, से यस और नो। नहीं समझ पा रहे आप? कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? ये देखो, जैसे ये बोतल है, सिंपल सी चीज, ये बोतल है, ये बोतल के ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया, ठीक है। अब ये फॉल्ट है कि नहीं फॉल्ट, देखो ढक्कन इधर उधर जा रहा है, से यस और नो, ठीक है। अब ये प्लेट फॉल्ट के साथ साथ मूवमेंट भी कर रही है, और मान लो ये मेरा हाथ क्या है, यूरेशियन प्लेट है, जब इससे टकराएगा, ठीक है, तो पहले तो क्या है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, उसके कारण भूकंप, और जब टकराएगा तो देखो ढक्कन गिर गया नहीं गिर गया, सही है और नो, क्योंकि वो भी तो स्लिप करेगा, ठीक है। और जब किसी को अगर शक हो रहा हो तो आप जो है आइए प्लस की क्लास में, वहां पे आपको पता चलेगा कि कितने सारे फॉल्ट जोन है, आपके पेपर में पूछते हैं। शुरुआती फ्रंट फॉल्ट जोन से होती है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, सेंट्रल थ्रस्ट फॉल्ट, फिर टेथेशियन फॉल्ट, समझ में आया, पूरे फॉल्ट के फॉल्ट जोन है ऐसे ऐसे। अगर आप देखो तो दिस इज शिवालिक रेंज, यहाँ पे है फ्रंट फॉल्ट, फिर उसके बाद आपकी क्या है, मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, और फिर ग्रेटर हिमालय, और फिर उसके बाद क्या है आपके ट्रांस हिमालय। सब जगह फॉल्ट जोन है इन दोनों के संगम पे, यहाँ पे सब जगह फॉल्ट जोन है, समझ में आ गया। अब फॉल्ट जोन का मतलब ये नहीं होता कि आप इस पहाड़ी से इस पहाड़ी में जाओगे तो बीच में गड्ढा दिखेगा, यानी फॉल्ट जोन मतलब ऐसे नीचे कहीं पे फॉल्ट है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना। ऊपर से ये पूरी की पूरी प्लेट क्या है, ट्रांस इधर हो गया, तो यानी कि इधर यूरेशियन है, इस प्लेट पे के ऊपर घूम रही है, तो भैया अर्थक्वेक नहीं आएगा तो क्या आएगा। और कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटा होता है तो उसका हमें फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात मैं समझा पाया? क्लियर। अब एक कन्वर्जेंट बाउंड्री में मेरे प्यारे बच्चों,
सबसे खतरनाक जो है अर्थक्वेक आते हैं। डाइवर्जेंट में भी आते हैं लेकिन कन्वर्जेंट में सबसे खतरनाक आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जोन बनता है जिसको हम बोलते हैं बेनियोफ जोन। क्या बोलते हैं बच्चों? बेनियोफ जोन बोलते हैं। इस बेनियोफ जोन को थोड़ी देर में मैं समझाने वाला हूं, ठीक है? थोड़ा 3-4 स्लाइड आगे चलें, तब आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। क्या यहां तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आ रहा है? ठीक है। ये आपका जो लक्ष्य बैच आ रहा है जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, उसका जो है क्या है, एक थोड़ा सा ट्रेलर है कि किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपको समझ में आता है तो आप एमकेएस लाइव्स रेफरल कोड से जुड़ सकते हो। सब्जेक्ट में सारे पढ़ाता ही हूं, ठीक है ना? क्लियर? सर मैं आपकी रिकॉर्डिंग क्लास देख रहा हूं प्लस पर, ज्योग्राफी की बहुत सही समझा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। ये वाली क्लास भी समझ में आ रही है ना? ठीक है। तो मेरे ख्याल से हाउ प्लेट टेक्टोनिक को दोबारा मैं थोड़ी देर बाद बेनियोफ जोन के साथ क्या करूंगा, कोरिलेट करूंगा। ठीक है। अब आप जाओ, आप क्या है, बीच में ये स्लाइड आती है तो कोई गुस्सा ना हो। प्लस में अगर आप आते हो, खासकर स्पेशल क्लास वाले बच्चे, तो आपको क्या क्या फायदा होता है, आप अपने कंफर्ट जोन से पढ़ सकते हो। जॉब में हो तो कोई भी लेक्चर छूटता है तो आप उसको क्या करना है, हाँ इन्वर्टर बोल रहा है क्या करें, तो आप जो है उसे कितनी बार भी रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हो। सारे कोर्स का अनलिमिटेड एक्सेस रहता है। चाहे आप ट्रिपल एससी वाला कोर्स देखो, चाहे यूपीपीसीएस वाला कोर्स देखो, सब्सक्रिप्शन एक ही बार लेना पड़ता है, अलग से हर बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं होता। क्योंकि सब्सक्रिप्शन में आप टाइम खरीदते हो और उस टाइम पीरियड में जितने भी बैच आएंगे, जितने भी वो आएंगे, वो आप उनके लिए क्या होगे, ऑटोमेटिकली एलिजिबल होगे। 50 से ज्यादा एजुकेटर की टीम है, आपको जिससे अच्छा लगता है आप उनसे पढ़ सकते हैं। सारा कोर्स कवरेज किया जाता है, प्लस में इसकी गारंटी भी होती है। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कराई जाती है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, हर तीसरी क्लास के बाद चौथी क्लास डाउट सेशन होती है, जिसमें आपके हम पिछली क्लास के डाउट सॉल्व करते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज हो रही है, और एक नहीं बहुत सारी टेस्ट सीरीज हो रही है। ठीक है। अब रिसेंट एक और इनिशिएटिव आया है, वो इनिशिएटिव क्या बोलता है कि इकोनॉमिक्स के मेरे द्वारा ही बनाए गए 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, और आप चाहे वो प्लस में हो, चाहे स्पेशल क्लास में वाले बच्चे हो, यानी विदाउट सब्सक्रिप्शन वाले, वो भी उसको दे सकते हैं। और उसमें जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आने पे आपको क्या मिलेंगे, अमेजन के वाउचर मिलेंगे। तो भैया आप उससे भी अपना क्या कर सकते हो, काम चला सकते हो अमेजन के वाउचर से। ठीक है। स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता है, आप इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हो। आंसर राइटिंग कैसे होती है, आप लोग जो है आंसर लिख के यहीं पे कॉपी अटैच करते हो एक एक पन्ना, और उससे आपका चेक किया जाता है, इसका आपको पता ही है। और ये है मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम, यानी कि बच्चों जो 50 से ज्यादा एजुकेटर हैं, जो भी आपका फेवरेट एजुकेटर जिसको आपको समझ में आता है कि हम इनसे पढ़ना चाहेंगे उनकी स्ट्रेटेजी से, तो आप उनका रेफरल कोड यूज करो। और रेफरल कोड यूज करने के बाद उनको तुरंत बताओ कि सर हमने आपका रेफरल कोड यूज करा, अब हमें स्ट्रेटेजी बताओ, और उन्हीं के अनुसार प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू पूरी स्ट्रेटेजी करो। आप पढ़ किसी से भी सकते हो। ठीक है। पढ़ने के लिए ये नहीं है कि जिसका रेफरल कोड यूज हुआ कि हम फंस गए अब हम उसी से पढ़ेंगे। पर आप पूरे 50 के 50 एजुकेटर से पढ़ सकते हो। लेकिन ये क्या है, एक तरीके से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि जिसका आपने रेफरल कोड यूज कर दिया, तो अब उस टीचर के सर पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि जो जो आपने कमिटमेंट करा था आप उसको पूरा करेंगे। और जिस तरीके से आपने बोला था कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, उस सब्जेक्ट से पढ़ाओगे। अगर उस बच्चे को दिक्कत होती है तो दूसरा सब्जेक्ट कहाँ मिल पड़ेगा, वो उसका बताओगे। उस तरीके से पूरा उसकी तैयारी को क्या करोगे, चैनलाइज करोगे। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बहुत ही कम बच्चों को समझ में आता है, और आप क्या करते हो, इस वाले ऑप्शंस को हाईली नेग्लेक्ट करते हो, जबकि आपको इससे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। 50 एजुकेटर हैं और आने वाले समय में और ही बढ़ेंगे। 50 रेफरल कोड आपके पास ऑलरेडी हैं, लेकिन आप उनका यूज बहुत ही कम करते हो। समझ में आया? तो भैया कब जब आप ही मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देना नहीं चाहते, तो फिर इसमें क्या किया जाए, एजुकेटर को भी कैसे पता चले। ठीक है। तो इसमें थोड़ा ईमानदार रहा करो। सबके में 10% डिस्काउंट मिलता है आपको, और जो भी आपको इससे ज्यादा डिस्काउंट की बात करते हैं टेलीफोन वेलीफोन पे, उनसे थोड़ा क्या रहा करो, दूर रहा करो, सजग रहा करो। 2-3 महीने आप मान लो 5% ज्यादा डिस्काउंट ले गए, उसका क्या फायदा होगा आपको? 2 से 3 महीने आपको यही पता नहीं चल रहा कि क्लास कब हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। तो 5% ज्यादा अच्छा है कि 2 महीने की तैयारी जो है बच जाएगी, वो अच्छा है। इस चीज को समझो, ठंडे दिमाग से समझो। और मैं जरूरी ये नहीं कह रहा कि एमकेएस लाइव ही यूज करो, आपका जो भी फेवरेट हो उनका यूज करो। सबकी स्पेशल क्लास में उनका रेफरल कोड आता है। अगर मेरे से पढ़ना है तो भैया एमकेएस लाइव रेफरल कोड यूज करो। ठीक है ना? चलो भाई, ये लक्ष्य टेस्ट सीरीज चल रही है प्लस की। इसमें जो है आपके ये केवल सब्सक्राइब वाले बच्चे दे सकते हैं। तो आपका अब नेक्स्ट टेस्ट कब पड़ेगा? मेरे ख्याल से जो है 5 और 6 तारीख को।
इतने जिसके टेस्ट छूट गए वो दोबारा भी दे सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। बैच कोर्स कौन से आए हैं, यानी कि जहां पे 2 या 2 से ज्यादा एजुकेटर मिलकर पढ़ाते हैं तो वो बैच कोर्स कहलाते हैं। अरे बैच कोर्स कहाँ गए, एक मिनट, ये हैं आपके बैच कोर्स। ठीक है, ये तो कल ही जो है स्टार्ट हुआ है आपका 90 डेज का आर ओ का, और ये सब आर ओ के स्पेशलिस्ट एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं। आपकी मर्जी, आप इनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, शिखर बैच चल रहा है पीईटी वालों का, ट्रिपल एससी का, ये सब ट्रिपल एससी के आपके क्या है, एक्सपर्ट है, आप इनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। सबके सब्जेक्ट उनके जो है नाम के नीचे लिखे कौन क्या पढ़ा रहा है। देखो, तो ये टीम बनाई गई है, आपको टीम अच्छी लगती है तो आप उसके संग कंटिन्यू करो, और आपको लगता है कि नहीं हम जहां पढ़ रहे थे तो वहां पढ़ो, कोई आपको हटा नहीं रहा है किसी बैच में। आप पता नहीं क्यों हाइपर हो जाते हो कि बैच कोर्स आ रहा है सर, हमें कंफ्यूजन हो रहा है। अरे तुम्हें कंफ्यूजन की क्या मतलब, तुम जहां पढ़ रहे हो तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम वहीं कंटिन्यू करो। जिसको बहुत सारी टीम से पढ़ना है, बहुत सारे लोगों से पढ़ना है, अलग अलग टेस्ट लेना है, तो वो ऐसा करेगा, सिंपल सी बात। अब ये जो है 2 जून से ये वाला बैच आ जाएगा, कल से। ये भी 12 महीने का प्रीलिम्स कम बैच है। इसमें ये सारे एजुकेटर मिलके पढ़ा रहे हैं, सबके सब्जेक्ट नीचे लिखे हैं कौन क्या पढ़ाएगा। पसंद आता है तो आप इसमें आइए। जीएस का विजय पथ चल रहा है, आंसर राइटिंग पेपर 1 का, ये 5 एजुकेटर है। आप इनके सब्जेक्ट देखिए, आपको लगता है कि अगर वो हमें पढ़ा सकते हैं तो आप उनकी क्लास में जाइए, सिंपल सी चीज। ठीक है, और हर एजुकेटर अपने इंडिविजुअल कोर्स भी लाता है। आप चाहो तो जरूरी नहीं कि जो रेडीमेड बनाया गया है आप उसी में जबरदस्ती बाध्य हो। ठीक है, आप जबरदस्ती अपने आप को बाध्य बना लेते हो। आप खुद से टीम डिसाइड करो ना। आपने सब्सक्रिप्शन लिया, आपके हाथ में है सब कुछ, आप जिससे पढ़ो, एक टाइम टेबल बना लो कि हम यहाँ यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ यहाँ पढ़ेंगे, खत्म कहानी। ठीक है, और जब कुछ टाइम टेबल ना बने तो मुकेश कुमार सिंह है जो खुद ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है, खुद ही सारी मेंस की तैयारी कराता है, सिंपल सी। ठीक है, सर लक्ष्य वाला बैच हिंदी में है क्या, लक्ष्य वाला बैच हिंदी में है, लेकिन जो है इस लक्ष्य वाले बैच में गलती से मैं हूं, तो भैया मैं हिंदी में नहीं पढ़ा पाऊंगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ाऊंगा, बोलूंगा हिंदी में, लेकिन नोट्स मेरे इंग्लिश में होंगे और हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आएगा। समझ में आया, बाकियों का मुझे नहीं पता। ठीक है ना, तो तौफीक जी आप चाहो इंडिविजुअली पढ़ लो, आप बैच कोर्स को देख के ऐसे क्यों हो जाते हो, मुझे समझ में नहीं आता। अरे ये तो जैसे किसी की दुकान पे जाते हैं, वो रेडीमेड कुछ, उसने मान लो कोट पैंट बना के रख रखे हैं, रेडीमेड सूट बना के रख रखे हैं, तो क्या जबरदस्ती थोड़ी कि आपको रेडीमेड सूट ही खरीदना हो। आप खुद से भी उसे क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी के अनुसार कर सकते हो। आप इन चीजों, आप सोचते हो कि बैच कोर्स आ गया कि अब हमें इसी में बैठना है, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। आप चीजों को समझ नहीं रहे। ठीक है भैया, 50 एजुकेटर हैं, आप खुद से भी टीम बना सकते हो। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, मैं आप ही के हित में बात कर रहा हूं। जब नहीं समझ में आ रही तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हाउ वोल्केनो, वोल्केनो क्या है सर, लक्ष्य बैच में आप कब से क्लास लेंगे, तो लक्ष्य बैच के टाइम टेबल में जाइए। ठीक है मोहन भाई, पुराने स्टूडेंट को ऐसे बचकाने वाले क्वेश्चन पूछने में मजा आता है तुम्हें। ठीक है, ये सब चीजें छोड़ो यार, तुम्हारे हाथ में ऐप है, तुम उस ऐप में जाके देखो, जब रिलीज होगा कोर्स उसी टाइम आ जाएगी। मैं चाहता हूं आप लोगों को एम्पावर करना, किसी के आगे वुलनरेबल ना होना। आप इन्हीं चीज का तो क्या कर देते हो, नुकसान कर देते हो। किसी के सामने बोल दो सर हमें इकोनॉमिक्स नहीं आता, हमें पॉलिटी नहीं आता, क्या क्या जरूरत है किसी को बताने की। तुम उसका पढ़ो, सीखो चीजों को। हाउ वोल्केनो, अब वोल्केनो से कैसे जो है अर्थक्वेक आ सकता है। आपको पता है कि वोल्केनो में क्या होता है, अंदर जो मैग्मा होता है वो अचानक से बाहर आता है, शेयर्स और नो, क्लियर। और आपको पता है कि ये मैग्मा भी 2 तरीके का होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा और बहुत ज्यादा तरल। ठीक है, यानी कि कंसंट्रेटेड और लेस कंसंट्रेटेड। जो कंसंट्रेटेड होगा, जो गाढ़ा होगा, उसको हम बोलते हैं एसिडिक लावा। ठीक है ना, क्लियर। और एसिडिक लावा का मतलब हो गया एक तरीके से, बच्चों आप लोगों ने कभी ना कभी कढ़ाई में सूजी का हलवा बनाया होगा, नहीं बनाया होगा तो देखा होगा। ठीक है, और आपने कभी ना कभी अपने घर में दूध भी गर्म करा होगा। अब मुझे एक बात बताना, आपकी जब गैस थोड़ी बहुत खुली रह जाती है तो दूध बाहर आके ऐसे से बहने लग जाता है ना, से यस और नो। कभी आपने सूजी के हलवे को बाहर आके ऐसे से बहते हुए देखा, नहीं देखोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विस्कोसिटी ज्यादा है। समझ में आ गया, क्लियर। बल्कि आप इसमें क्या होता है
इसमें छोटा छोटा क्या बन जाते हैं, गोले गोले बन जाते हैं, वहां से गैस निकलती है थोड़ी आवाज से, ठीक है ना। तो ये तो छोटी सी कढ़ाई जो फट फट ऐसे आवाज आती है, अगर आपने देखा होगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। या आपने देखो कभी खोया बनाया होगा, तो जब खोया बनने वाला होता है तो उस समय छींटे कितनी ऊपर ऊपर जाती हैं, आवाज आती ही नहीं आती है, हाथ में कपड़ा लगाना पड़ता है, फिर वो चलाना पड़ता है। तो हमने तो बचपन में बहुत बनाया, आपने भी बनाया होगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि एसिडिक कौन सा लावा है, ये वाला जो क्या है, ज्यादा कंसंट्रेटेड है। और बेसिक बेसिक कौन सा लावा होता है, जो ज्यादा तरल होता है। अब मुझे बताओ कि अगर ये एसिडिक है तो ये क्या करेगा, बहेगा तो है नहीं, लेकिन एक बम सी साउंड देगा, देगा नहीं देगा। और इतना बड़ा वॉल्केनो है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा अगर इस साउंड देके अगर फटता है। और ये कहा जाता है कि कुछ वॉल्केनो तो ऐसे भी हैं जिनका कहां तक, एक एक दो दो किलोमीटर तक ऊपर तक पायरोक्लास्टिक मटेरियल जाता है, ये इतने ह्यूज होते हैं। सही है और नो, क्लियर। और आप ये बताओ, जब इतना सारा मटेरियल सडन निकलेगा तो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया भी होती है। अगर आपने बंदूक चलाई हो तो आपका हाथ पीछे जाता है, सही है और नो, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं इससे भी सेकिंग होगी कि नहीं होगी। हालांकि वॉल्केनो से जो भूकंप आते हैं उनकी तीव्रता उतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन आते रहते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जहां पे भी वॉल्केनिक एरिया है वहां पे एरप्शन होगा ही होगा। आज नहीं होगा, दो दो तीन तीन साल के उसमें होगा, अनटिल एंड अनलेस वो एक्सटेंड ना हो, या तो डोरमेंट स्टेट में ना चला गया हो। सही है सर, नो, क्लियर। तो क्या मैं आपको एसिडिक लावा के कारण वॉल्केनो समझा पा रहा हूं, इससे आपके और कौन से क्वेश्चन भी बन रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं कि एसिडिक लावा कैसा होता है। तो अगर मैंने एसिडिक लावा सूजी का हलवा बताया तो आप वहां पे लिख सकते हो कि कंसंट्रेशन हो सकता है। एसिडिक लावा में मेटल कम होंगे कि ज्यादा होंगे, मेटल होंगे कम, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, सिलिका ज्यादा होता है, मिट्टी मिट्टी वाला ज्यादा होगा। क्योंकि मेटल तो क्या होते हैं, गर्म होने से तरल की तरह बहते हैं, सोना भी बहता है। अगर आप सोने के बिस्कुट को गर्म कर दो तरल की तरह बह जाएगा। तो उससे आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं अगर आप बेसिक चीज समझ पा रहे हो मेरी, ठीक है ना, क्लियर। तो ये जब भी फटेगा और इस तरीके से क्या बनेगा, ऊपर ऊपर इसकी हाइट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, क्लियर। कंपोजिट टाइप का लावा, और हो सकता है कि ये इतना हैवी हो जाए कि ये इसी पे गिर जाए, और जब गिर जाएगा तो उसमें इस ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें कभी पानी भर गया बारिश से तो वो क्रेटर लेक बन गया, ठीक है ना। क्या ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। वाई वॉल्केनो ओकर सर, कल मेरे ख्याल से वॉल्केनो की ही क्लास लगी हुई है 8 बजे, ठीक है ना। तो वहां क्या पढ़ाएंगे, अगर अब यहाँ पे वॉल्केनो पढ़ा दिया तो यहाँ पे अभी अर्थक्वेक पे रहो, भूकंप पे रहो, ठीक है ना, क्लियर। कल ऐसा वाई पढ़ाऊंगा ना तो खुद सोचोगी कि यार वॉल्केनो इतना सरल हो सकता था, हमने जिंदगी में पहली बार सोचा, ठीक है ना। और अगर यहीं पे जो है आपका बेसिक वाला लावा होगा तो कभी भी उतनी हाइट नहीं जाएगी, वो जब भी क्या करेगा, निकलेगा तो इस तरीके से बहता रहेगा बहता रहेगा बहता रहेगा, यानी कि किसका होगा, सील्ड की तरह निर्माण होगा। क्या मैंने अभी रिप्लाई नहीं किया है पारुल जी, पारुल जी, क्या मैंने रिप्लाई नहीं किया, इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, बच्चों की तरह बिहेवियर क्यों। अभी मैंने बताया ना कि कल जो है वॉल्केनो की क्लास है, मैं उसमें वॉल्केनो पढ़ाऊंगा, बोला कि नहीं बोला मैंने। और अभी अगर मैं वॉल्केनो पढ़ा दूं तो वो सारे बच्चे जो अर्थक्वेक सीखने आए हैं, क्या वो अर्थक्वेक सीख पाएंगे। जबकि ये भी मुझे नहीं बताना चाहिए था, ये भी मुझे कल की क्लास में बताना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ। और ये क्या बनेंगे आपके, क्या बनेंगे बच्चों, ये खूब दूर दूर बहता हो जाएगा। सर ये कौन है, मैं तो कुछ भी नहीं पूछ रही हूँ, तुम्हारे ही कमेंट आ रहे हैं। चलो, अब ये जो है आपका दूर दूर तक जाएगा, तो जिस तरीके से डेक्कन ट्रेप है ना, डेक्कन ट्रेप वो इसी वाले से बने, ठीक है ना। इसीलिए डेक्कन ट्रेप वाले रीजन में आपको क्या है, मिनरल्स भी ज्यादा मिलते हैं। तो इस तरीके से वॉल्केनो क्या कर सकता है, अर्थक्वेक ला सकता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी।
कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? अब अर्थक्वेक का कहीं कहीं पे इस तरीके से भी क्वालिफिकेशन होता है कि आपका वह सैलो अर्थक्वेक कहलाएगा या इंटरमीडिएट कहलाएगा या डीप अर्थक्वेक कहलाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर अर्थक्वेक 70 किलोमीटर तक की गहराई से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलोगे आप सैलो। अगर वो 70 से लेके 300 तक हुआ है तो आप उसको बोलोगे इंटरमीडिएट। और अगर वो बहुत ही डीप हुआ है तो उसको बोलोगे आप क्या, 300 से 700 तक, तो उसे डीप अर्थक्वेक बोलोगे। अब केवल ये परिभाषा रट्टाफिकेशन हमारा काम नहीं है, इन चीजों को समझना और किसका इफेक्ट क्या होगा उसको समझना क्या है बहुत जरूरी है। मौर्य भाई बहुत दिनों बाद क्लास में आए हो लाइव, सब कुछ सही चल रहा है, तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई जॉब भी सही चल रही है? अब इसको हम समझते हैं क्योंकि रट्टाफिकेशन हमारा काम नहीं है, ठीक है। चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ध्यान से समझना। यह है आपका सबसे बाहर वाली लेयर, आपकी क्रस्ट, ठीक है ना। आप लोगों को पता है उसके अंदर होती है मेंटल, ठीक है, और मेंटल से भी अंदर एक होती है कोर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूं सैलो अर्थ के, यानी कि 70 किलोमीटर डीप पे ही हो गए, क्लियर। तो उतना ही तो क्रस्ट भी होता है, बल्कि उससे ज्यादा होता है। तो मैं कह सकता हूं यहां कहीं पे हुआ होगा ये, मान लो यहाँ पे मैंने करा तो ये इसका फोकस पॉइंट होगा, ठीक है। और इसी के जस्ट ऊपर बच्चों क्या होगा, ईपी सेंटर होगा। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब जब ये आपका नीचे कम गहराई पे उत्पन्न हुआ है तो इसका एरिया ज्यादा से ज्यादा कहां तक हो सकता है? से यस और नो? क्लियर। एक को मैं मेंटल के आसपास से जो है क्या करता हूं, दूसरे भूकंप को मैं शुरू करता हूं यहां से, तो ये इसका फोकस पॉइंट होगा। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे क्या होगा, एपी सेंटर होगा। से यस और नो? और इसका एरिया कितना होगा? क्या आप चीजों को समझ पा रहे हो? एक और जो मैं करता हूं बहुत ज्यादा, 700 किलोमीटर अंदर तक करता हूं मान लो, ठीक है। तो इसका फोकल पॉइंट कहाँ होगा, जस्ट इसके ऊपर, यहाँ पे फोकल है, ये एपी सेंटर है। इसका एरिया लो। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? तो इससे बच्चों हमारे अंदर क्या सेंस आ रहा है, हमारे अंदर ये सेंस आ रहा है कि जो जितना गहराई पे है वो उतने लार्ज एरिया तक उसकी क्या है, कवरेज है। और जो जितना ऊपर है, यानी कि क्या है आपका कम गहराई पे है, उसका एरिया जो एनर्जी को टच करेगा वो कम है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। तो अब मुझे बताओ, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उस चीज से समझना, ठीक है। उसे टफ करने की कोशिश मत करना। मैं सरलता से एक शब्द जानना चाहता हूं कि अगर मैं नुकसान की बात करूं, ठीक है, डिजास्टर की बात करूं, समझ में आया? तो आप मुझे बताओ किससे ज्यादा होने के चांसेस हैं, सैलो वाले से या इंटरमीडिएट वाले से या एकदम अंदर से जो हो रहा है आपका, जिसको आप बोलते हो डीप अर्थक्वेक। तीनों आ गए, तीनों का आपने मन मन में वो बना लिया एरिया, ठीक है। एक का और ज्यादा था और एक का क्या था, बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि अगर कोई बोले डिस्ट्रक्शन के हिसाब से कौन सा सबसे खतरनाक होगा? डीप होगा, डीप होगा, डीप होगा। भूपेंद्र वर्मा जी सैलो पे जाना चाह रहे हैं, बाकी 99% डीप पे जाना चाह रहे हैं। कोई इंटरमीडिएट पे भी चले जाओ, सैलो वाले दो आ गए, सब डीप पे जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं समझाता हूं ठंडे दिमाग से समझना, ठीक है। 98% बच्चे गलत हैं, 2% बच्चे सही हैं, केवल 3% होगा। चलो अब कोई कमेंट ना लिखे, अभी समझो, ठीक है। इसी बात के तो पैसे हैं, वरना क्या है आपको पता ही है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहले उठाते हैं किसको, सैलो को। सैलो को इतना ही एनर्जी को अपना फैलाने का इतना ही एरिया मिल रहा है, समझ में आया? यहाँ पे तीव्रता ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यहाँ पे तो क्या है, फैल गई एनर्जी। हर एनर्जी भूकंप नहीं हो सकती, कुछ एनर्जी तो हमारी डेली निकलती रहती है जिसे हम महसूस भी नहीं करते, समझ में आया? तो जो सबसे ज्यादा नुकसान कौन करेगा, क्यों? क्योंकि इसको एरिया कम मिल रहा है।
यानी कि एक तरीके से आप घूसा मार रहे हो तो एक छोटे से एरिया में मार रहे हो, वही सबसे ज्यादा सहन कर रहा है। नहीं समझे? आप समझ पा रहे हो? यहां पे एनर्जी बट जा रही है, ये बट गई है एनर्जी, यहां 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 सब जगह बट गई। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी पेपर में आए कि सैलो अर्थक्वेक आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, तो आप हाँ लिखोगे, बाकी सारे बच्चों को डीप लिखने देना। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर? ठीक है, तो ये ज्यादा खतरनाक है, और ये फिर उसके बाद आपको बता ही दोगे ये थोड़ा उससे कम होगा और ये सबसे कम खतरनाक होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इसमें क्या हिंदी मीडियम, क्या इंग्लिश मीडियम, क्या आप हिंदी में पढ़ाओगे कि इंग्लिश में पढ़ाओगे, कोई मीडियम नहीं है भैया। देखो बाइलिंगुअल बन जाओ समय के संग, और मैं ये भी बता रहा हूं जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा तुम बाइलिंगुअल बन के ही निकलोगे, देख लेना तुम। और बाइलिंगुअल का मतलब ये नहीं कह रहा कि हिंदी मीडियम वालों को मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में लिखे और इंग्लिश को बोल रहा हूँ हिंदी में लिखे, नहीं। चीजों को समझो, लिखो अपने माध्यम में, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। जब इस बुद्धि में कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, तो पेन अपना भी चलता है। केवल प्रीलिम्स की लड़ाई नहीं है, मेंस की भी लड़ाई है। 4 पेपर लिखने पड़ेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ऑप्शनल के 2 पेपर लिखने पड़ेंगे, हिंदी का पेपर लिखना पड़ेगा, ऐसे का पेपर लिखना पड़ेगा। कितने बच्चों को तो पता ही नहीं होता और क्या ले लेते हैं, सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, फिर पता चलता है कि अरे ये है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम यूपी पीसीएस की तैयारी पे आ रहे हैं तो फिर यूपी पीसीएस की तैयारी में रहेंगे, भटकेंगे नहीं। और अगर इस एग्जाम की आपने अच्छी तरह से तैयारी कर ली तो जितने भी छोटे मोटे एग्जाम है वो अपना भी निकल जाएंगे। लेकिन आप क्या करते हो, पहले छोटे एग्जाम की तरफ भागते हो, सोचते हैं वहां जॉब ले लो। अरे वहां कंपटीशन का मतलब समझ रहे हो क्या है? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर पीसीएस की तैयारी करने वाले उन एग्जामों में क्या कर रहा है, बैठ रहा है, और वही सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है ना? यानी आपको लग रहा है कि हम सरल पेपर देने जा रहे हैं, लेकिन उसमें बैठने वाला कौन है? पेपर सरल होने से नहीं होता, उसमें जो बैठने वाले हैं उनसे मतलब होता है, और वो प्रॉपर पीसीएस वाले बैठ रहे हैं। समझ में आया? क्योंकि उनको क्या है, प्रॉपर पीसीएस की नॉलेज हो गई है। अब वो एग्जाम वो निकाल लेते हैं और अपना क्या कर देते हैं, सेफ जोन बना लेते हैं। और हम क्या करते हैं बेवकूफी की तरह, ट्रिपल एस में भाग रहा है, कोई पीट में भाग रहा है, कोई इसमें भाग रहा है, उसमें भाग रहा है, और वहां पे क्या होता है, अरे मेरा बहुत अच्छा पेपर गया है, बहुत खुश होता है बच्चा। होता है कि नहीं होता? बहुत अच्छा गया है। पता चला कि प्रीलिम्स ही क्वालीफाई नहीं हो रहा, कट ऑफ गई इतनी आगे। ये कट ऑफ कैसे आगे जा रही है, आप समझ ही नहीं रहे। जब आप जो है अर्थक्वेक को अगर ऐसी तरह से पढ़ लोगे तो कोई भी एक छोटा क्वेश्चन तुम्हें बर्बाद करेगा नहीं, कर पाएगा। तो इस चीज को क्या करना है, समझना। ठीक है ना? पहले प्लान बी पर कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर प्लान ए पे, आपकी मर्जी। आपको जहां जाना है वो आपकी जिंदगी। मैंने तो भैया बताया कि जो 90 से ज्यादा % उत्तर प्रदेश में गलती करते हैं ये। ठीक है, यूपी पीसीएस उतना कठिन नहीं है अगर आपके सामने पढ़ाने वाला हो। आपको गाइडेंस ही नहीं मिल पाती प्रीलिम्स लेवल पे ही, और फिर आपके अंदर डर लगा रहता है कि मेंस लेवल पे क्या होगा, इसलिए आप क्या कर देते हो, रास्ता बदल देते हो। ठीक है, यहां तक मैं समझा पाया आप सभी को? अब मैंने आपको बोला था बेनी ऑफ पॉइंट समझाऊंगा, तो अब उसको समझाने का टाइम आ गया। ये एक जो है आपकी प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, और बच्चों ये जो है आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री है, यानी कि जो एक आप क्या करेंगे, टकराएंगे। ठीक है, अब ये प्लेट ओसेनिक भी हो सकती है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब भी कोई भी प्लेट आपस में जब वो टकराएगी तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सबसिडाइड करेगी। यानी कि अगर ओसेनिक प्लेट है कोई और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो पता है आपको ओशन वाले का क्या डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ओशन वाली नीचे जाएगी। अगर मान लो 2 कॉन्टिनेंटल आपस में टकरा गई, ओशन वाला है नहीं, तब कैसे डिसाइड करोगे? तो जिसकी लंबाई ज्यादा होगी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा लंबाई वाली जाएगी नीचे। सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं कहता हूं हमने मान लिया कि जिस वाले की डेंसिटी ज्यादा थी, तो हमने क्या करा, इसको ऐसे करके नीचे सब्सिडाइज कर दिया जब ये टकराए। तो ये अगला डायग्राम कुछ ऐसा बना होगा। ठीक है, यानी कि एक ये प्लेट है और ये प्लेट है, जब आपको टकराई तो हाई डेंसिटी वाली ऐसे नीचे निकल गई, निकल अपने हाथ करके लाओ, ऐसे 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 एक को नीचे लेके आ जाओ। ठीक है ना? अब जब ये नीचे जाती है, ठीक है ना, तो ये तो भैया आपकी सरफेस ही तो है, यहाँ पे आप खड़े रहते हो। ठीक है, अभी जब ये नीचे गई तो अभी इसको ये गहराई मिल गई कि नहीं मिल गई, से यस और नो? क्लियर? ठीक है, तो जो ये जोन है, ये जो जोन है ना, यहां पे सबसे ज्यादा क्या होंगे, अर्थक्वेक। ये जो पहला पार्ट होगा यहां से निकलेगा सैलो,
अभी जो आपने पढ़ा, मैंने कहा थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। फिर ये वाला पार्ट जो निकलेगा वो निकलेगा इंटरमीडिएट वाला, और ये निकलेगा डीप अर्थक्वेक वाला। अब समझ में आया? एंड दिस जोन इज नोन एज बेनियोफ जोन। क्या मिलता है, क्या बोलते हैं इसको? बेनियोफ जोन। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आए कि बेनियोफ जोन आर द जोन ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, चुपचाप बोल देना हाँ। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब सिंपल सी बात है, अगर यहां से हुए हैं तो बहुत ज्यादा डिवास्टेशन होगा, ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, यहां से कम, यहां से कम। और इन्हीं को क्या कर दिया इन्होंने, लंबाई के गहराई के अनुसार एडजस्ट कर दिया। तो आप चाहो तो इसमें भी बना सकते हो याद करने के लिए, क्योंकि फैक्ट भी तो याद करने पड़ेंगे। 0 से 70 लिख दो, 70 से 300 लिख दो, 300 700 लिख दो, खत्म कहानी। अब इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब आप करो बेनियोफ के सवाल। सबको समझ में आ गया? क्लियर? अर्थक्वेक जो है और वॉल्केनो एक दूसरे से रिलेटेड भी है। कल की क्लास में बताऊंगा क्यों रिलेटेड है। क्योंकि वो जोन जहां पे क्या है वॉल्केनो आते हैं वो ऑलरेडी अर्थक्वेक जोन है, या उल्टा बोल लो अर्थक्वेक जहां आते हैं वो वॉल्केनो जोन है। तो ये जोड़ी है दोनों की। समझ में आया? क्लियर? अब एक बार जो है पीछे चलते हैं। तो पीछे चलते हैं, एक चीज और आज बताता हूं, आपका सही में दिल खुश हो जाएगा। अरे भाई कहां गया? फॉल्ट जोन सबको समझ में आ गया, प्लेट टेक्टोनिक समझ में आ गया, वॉल्केनिक एक्टिविटी से भूकंप कैसे आ गया। अब एक बार ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक देख लेते हैं। समझ में आ गया? देखें चलो। ह्यूमन इंड्यूस याद सबको है कि यार ये होता है, ये क्या समझाएगा। अभी देखना, अगर आप ईमानदार होगे तो चाहे कमेंट में, नहीं तो मन मन में तो बोलोगे कि यार इस तरह से हमने सोचा नहीं था। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले करता हूं बच्चों, फॉल्ट को लेके आता हूं। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है आपका, मैंने अर्थ का एक जो है टुकड़ा ले लिया। ठीक है, और ये फॉल्ट पे था। क्या मेरी बात समझ में आई? ये फॉल्ट है, ये जो लाइन दिख रही है ना पीछे वाली, ये दिस इज द फॉल्ट जोन। लेकिन ऊपर से तो दिखेगा नहीं ना, इसके लिए तो हमें स्टडी करनी पड़ेगी, सेस्मिक स्टडी, तो उससे पता चलता है भाई फॉल्ट कहाँ पे नहीं है। जैसे आपको केक को ऊपर से देखोगे तो आपको लेयर नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब आप उसको काटोगे तो आपको पता चलेगा कि कभी क्रीम की लेयर है, कभी ब्रेड की लेयर है। ठीक है ना? तो अब आप सोचो कि ये फॉल्ट जोन है। अब जरूरी नहीं कि पूरी पृथ्वी पे हर जगह फॉल्ट जोन है। ये फॉल्ट लाइन क्या है, एक आपकी कहीं पे पाई जा रही है, कहीं पे नहीं भी पाई जा रही है। अब हमारा दुर्भाग्य देखना, मान लो ये फॉल्ट जोन है और हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक रिजर्वायर बना दिया। रिजर्वायर समझते हो? डैम, जिसमें हम पानी स्टोर करते हैं। क्या ये डैम बन चुका है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? अब ये जो फॉल्ट है, तो इस पे देखो पानी का क्या असर पड़ेगा। पानी का कम होना या पानी का ज्यादा होना। ठीक है, यानी कि पानी का ज्यादा होना यानी इसमें पानी बढ़ा दो और इसमें से पानी घटा दो। ठीक है, दोनों ही खतरनाक है। कैसे? मान लेते हैं अभी इसमें ए अमाउंट पानी था। ठीक है ना? क्लियर? अब इसमें जो है आपका ग्लेशियल विलेशियल हुआ, बारिश बारिश हुई, पानी जो है ज्यादा आ गया। ठीक है, तो ये लो इतनी अमाउंट जो है पानी की और बढ़ गई। से यस और नो? क्लियर? और पानी आ गया। से यस और नो? तो मैं कह सकता हूं कि क्या इसमें वो प्रेशर नहीं डाल रहा होगा नीचे? बताओ ईमानदारी से। ठीक है, अब पानी के बढ़ने से कोई भूकंप नहीं है। ठीक है, अभी हम रॉन्ग अगर हम बोल दें। अब अगर मान लेते हैं पानी कम हो रहा है, पानी कम हो कब होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब तुम इस पानी को निकाल के, ठीक है, यहां पे जो आपने जो है बड़ी बड़ी टरबाइन बना रखी ना, उन टरबाइन पे जब फेंकोगे पानी को तो वो घूमेंगी, उससे बिजली कम होगी, होगी नहीं ऊंचाई से। तो अगर हम टरबाइन में पानी फेंक रहे हैं तो पानी कम कर रहे हैं, और अब पानी कम होके नई लेयर ये हो गई, यानी इतना एक्स्ट्रा पानी चले गया। अब जब ये जाएगा तो सोचो जो दबा हुआ था वो ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? स्प्रिंग देखिए आप लोगों ने? से यस और नो? यानी कि ये पॉइंट सबसे खतरनाक होगा, और जब ये सबसे खतरनाक होगा तो भैया ये कभी भी क्या हो सकता है, भूकंप का शिकार हो सकता है कि नहीं हो सकता? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, क्लियर? और ये फॉल्ट जोन हमारा दिल्ली से होता हुआ, अरावली के पास से होता हुआ, दिल्ली से होता हुआ पूरे उत्तराखंड में गया है, और दुर्भाग्य देख लो टिहरी डैम क्या है, इसी फॉल्ट जोन में बना है। समझ में आ गया? तो अब हमें क्या करना है,
अब जो है सिविल इंजीनियर होते हैं, बोलते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें पता है कि इस फॉल्ट पे कब तक असर नहीं पड़ेगा, तो वो उतने ही पानी को मेंटेन करते हैं और उतने ही पानी को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। और जब रिलीज कर रहे होंगे तो उतने ही पानी का क्या करेंगे, अगर इधर से रिलीज हो रहा है तो उतना पानी यहां से बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ईमानदारी से बताओ, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था? खुद से बताओ। ये सबको पता है यार, टेरी जेम वहां पर नहीं, ऐसा सोचो। दिस इमेजिनेशन शुड, समझ में आया, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, मस्ट है भैया, चीजों को समझो। और केवल मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाता, पहले ही बता दे रहा हूं, मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। दिक्कत यह है कि आप जिस क्लास में आते हो आप मेरे को उसका क्या कर देते हो, टीचर घोषित कर देते हो। इससे पहले जो है हमने हिस्ट्री की क्लास चलाई, पॉलिटी की चलाई, सब चल रही है हमारी। क्लियर? तो यहां पे हम क्या समझेंगे कि भैया वाटर अमाउंट चेंज होना कुड लीड टू ए ग्रेट क्या, डिस्ट्रक्शन। समझ में आ गया? क्लियर? तो ऐसे जोनों पे हमें कभी भी इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं बनाने चाहिए। 100 बातों की एक बात, ठीक है ना? और दूसरी बात, जहां जहां से ये लाइन गई है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होंगी, सेंसिटिव जोन में आएंगी। समझ में आ गया? क्लियर? जैसे हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, जिसको मध्य भारत कहते हैं, वहां पे ऐसी कोई लाइन नहीं है, तो इसीलिए उसको सबसे सेफेस्ट जोन बोला जाता है, कि वहां पे जब लाइन ही नहीं है तो भूकंप अगर आता भी है तो किसी दूसरे में आएगा, और वहां तक पहुंचते पहुंचते उसकी तीव्रता उतनी ज्यादा नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आया? क्लियर? ठीक है? तो इस तरीके से क्या है, हमें चीजों को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये हो गया भैया आपका एंथ्रोपोलॉजी कॉज नंबर 1। अब कॉज नंबर 2 क्या हो सकता है? ये था आपका रिजर्वायर डैम बनाना। दूसरा हो सकता है क्या करना है आपको, माइनिंग करना। अब आजकल ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी होती जा रही है कि आप बहुत ही डीप माइनिंग कर रहे हो। अरे तुम डीप माइनिंग करके क्या कर रहे हो, ये पृथ्वी को खोखला कर रहे हो ना। पहले इतनी थी, फिर इतनी थी, फिर इतनी थी, और जब आप इनको तोड़ रहे हो, बड़े बड़े हाइड्रोलिक फ्रैक्चर मार रहे हो उनपे, तो भैया क्या होगा, वाटर लेवल कम होने पे अर्थक्वेक कैसे, बहुत बढ़िया पूजा जी, अभी थोड़ी देर में समझा रहा हूँ। तो ये जो है क्या है आपकी, ये क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी नहीं होगी, और वो रिलीज होगी तो भैया भूकंप के झटके हो सकते हैं। ठीक है? आपने कोई जो है न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर पावर जो है क्या करा, आपने परमाणु मूवी देखी है? परमाणु मूवी थी ना, जो है वो लास्ट में वो करते हैं, तो उसे क्या करते हैं, अंडरग्राउंड आप क्या करते हो, आप अपना न्यूक्लियर वेपन चेक करते हो, और जब फटता है तो देखो उसकी दरारें कैसे कैसे भागती है मूवी में। से यस और नो? क्लियर? तो ये भी क्या है आपका एक अर्थक्वेक का कारण हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर? अब जो है ये बोल रही हैं कि पानी कम होने से कैसे हो सकता है अर्थक्वेक। इनको लग रहा है कि पानी कमी होने से क्या होगा, बच जाएगा। या तो शुरू से ही पानी कम रखो, और अगर आपका पानी ज्यादा है और पानी कम हो रहा है तो एक रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं समझ में आया? तुम अपने कंधे पे 100 किलो की बोरी रखो और उस बोरी को लेके घूमते रहो, ठीक है, और उसके बाद अचानक से मैं जो है बोरी क्या ना उठा दो मेरी, तो क्या तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस करेगी नहीं करेगी, रिलैक्स? से यस और नो? करेगी नहीं करेगी? ठीक है? तो यहाँ पे भी तो मटेरियल है। अब जब मटेरियल दबे हुए हैं तो अगर तुम उसे हटाओगे उसके ऊपर से कुछ भी भार, तो वो मटेरियल रिलीज होंगे कि नहीं होंगे, ईज डाउन होंगे कि नहीं होंगे? खुद सोचो। नहीं समझ पा रहे? लॉस होगी मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। आप समझ पाएंगे नहीं पाएंगे, दोबारा मैं समझाऊं? बस, ठीक है, तो दोनों चीज खतरा है। पानी ज्यादा भी आ जाना और पानी अचानक से रिलीज कर जाना, ये भी दोनों ही चीजें क्या है, नुकसानदायक है। तो उसके लिए पूरी क्या लगी रहती है, सिविल इंजीनियरिंग लगी रहती है, और वो उसी हिसाब से काम करती है। ठीक है ना? सडन क्लाउड बर्स्ट हो गया उत्तराखंड में, ठीक है, और अगर मान लेते हैं हैवी इन्फ्लक्स पानी का आता है,
तो वार्निंग आ जाती नहीं जाती है कि टिहरी डैम के आसपास के जितने भी लोग हैं खाली कर दो, जितने भी मजदूर तुमने अंदर भेजे उनको बुलाओ फटाफट। क्लियर? कुछ भी हो सकता है। तो वो कुछ भी क्यों होता है, वो ऐसे ही होता है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से मैंने आपको काफी रुचि चीजें बताई। अब इसमें देखो क्या समझना है। अरे फिर से ही आ गया, तो इसमें एक मैं ब्लैंक स्लाइड कर देता हूँ। अब कौन कौन सी वेव्स होती हैं जो क्या कहते हैं अर्थक्वेक लेके आती हैं? सिंपल सी चीज, एक होती हैं आपकी बॉडी वेव्स और एक होती हैं आपकी सरफेस वेव। बॉडी वेव्स टू तरह की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सरफेस भी दो तरह की होती हैं, एल और आर वेव। एल को लव वेव बोलते हैं, आर को रेली वेव्स बोलते हैं। क्लियर? अब ये सीखना है तो थोड़ा तो प्लस में आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा नहीं आना पड़ेगा? ठीक है। तो और इसको हम कहाँ कंटिन्यू करेंगे? आपको पता है फिजिकल ज्योग्राफी वाला हमारा कोर्स आ रहा है, तो उसमें पूरी हम पी एस लव और रैली के क्या करेंगे, तरंग को समझेंगे। इन पी और एस के हम क्या करेंगे, शैडो जोन समझेंगे कि शैडो जोन क्यों बन रहा है, क्यों शैडो जोन बनने में कोर की इंटरनल जो आपकी सतह है वो सॉलिड की है और बाहर लिक्विड की है, तो ये लिक्विड होने से क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, इन चीजों को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। वैसे आपकी जो है 20-30 मिनट की स्ट्रेटेजी की क्लास होती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको 56 मिनट पढ़ा दिया। समझ में आया? अब देखो इतने सारे एग्जाम की तैयारी होती है, अगर आपको लगता है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। क्लियर? और अगर आपको मेरे को अपना टीचर बनाना है या मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार पढ़ना है, तो फिर आपका रेफरल कोड MKS लाइव होना चाहिए। इससे मुझे भी बूस्ट मिलता है कि एक बच्चा क्या करा, जुड़ा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास और कुछ पहचान नहीं है कि कितने बच्चे जोड़ रहे हैं। हमारे पास एक ही पहचान होती है एजुकेटर के पास, कि उसका मोबाइल के जो है मैसेज अकेडमी में एक मैसेज आता है प्यारा सा कि ये बच्चा आपसे जुड़ा है, तो उसको लगता है कि यार उसकी चीजें समझ रहे हैं बच्चे। ठीक है ना? क्लियर? तो अगर आप समझ रहे हो तो भाई आप जुड़ सकते हो, नहीं तो आप एडमिशन बहुत चीजों से भी ले सकते हो और लेते भी हैं बच्चे, लेकिन उनको क्या होता है फिर दिक्कत होती है चीजों को समझने के लिए। क्लास को भी समझ में नहीं आता कितनी चलती है कितनी नहीं चलती है। मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ तो भैया ये भी देख लो, मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, मैं पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ, मैं साइंस एंड टेक भी पढ़ाता हूँ, मैं करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ, मैं इन्वायरमेंट भी पढ़ाता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ। आप मेरी प्रोफाइल पर जाके देख लिए। मेंस में आओगे तो पेपर 1 भी खुद से पढ़ाऊंगा, पेपर 2 भी खुद से पढ़ाऊंगा, पेपर 3 भी, पेपर 4 भी। इन चारों की खुद से आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी। ऑप्शनल में सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ, पेपर 1 पेपर 2 नोट्स, इंटरव्यू की क्लासें लेता हूँ और आपके ऐसे की क्लास लेता हूँ। तो सारी चीजें तो लगभग 99% में करा ही रहा हूँ आपको। अब आपकी मर्जी है कि आपको मेरे से इंडिविजुअल कोर्स में पढ़ना तो इंडिविजुअल में पढ़ लो, बैच कोर्स में पढ़ना है बैच कोर्स से पढ़ लो। सबको समझ में आ गया? देर मत करो भैया, मजाक मजाक में जून आ गया है और अभी आपका पेपर क्या अक्टूबर में। अगर अभी भी आप चीजों को तैयारी करो ना तो सब कुछ हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। ये साइकिल चलती है, साइकिल में जब भी आ जाओ आप ये मत सोचो कि कौन सा नया बैच आ रहा है। नया बैच के चक्कर में मत पड़ो। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है आप जुड़ो और वहीं से क्या करो, क्लास खत्म करो। चाहे आप हिंदी माध्यम हो चाहे इंग्लिश माध्यम हो, अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो मेरी क्लास में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या आप चीजों को समझ रहे हो ना? क्लियर? सर आंसर अटैच किया है, चेक करेंगे? बिल्कुल कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा बच्चों को पता भी तो चले ना कि कैसे होता है क्या नहीं होता है। अब जैसे ये देखो शिवम है। क्लियर? अब ये जो है आपके सामने हिंदी मीडियम का लगा कि नहीं लगा है? ठीक है, ये भी पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले ही पढ़ रहे हैं। तो ये मत सोचो कि हम हिंदी मीडियम वाले तो पढ़ नहीं पाएंगे। इस तरीके से आप अपने आंसर लगाओगे और फिर मैं उन्हें चेक करके बताऊंगा उसमें क्या कमी है क्या नहीं कमी है। तो क्लास में बने रहिए, इनके आंसर को देखिए, सीखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। इनका आंसर है भारत के विशेष संदर्भ में फ्रंटियर और बाउंड्री यानी सीमांत और सीमाओं के बीच में अंतर कीजिए। सीमांत अतीत में राजनीतिक विकास के दौरान राज्यों या देश के क्षेत्रफल के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, अर्थात दो राज्यों के मध्य भूमि कुछ भाग क्षेत्रफल छोड़ दिया जाता है, उसे सीमांत बोलते हैं यानी कि फ्रंटियर बोलते हैं। नहीं समझ पा रहे? जैसे ए कंट्री है बी कंट्री है, दोनों ने म्यूचुअल रूप से कुछ एक एरिया छोड़ दिया है। यहाँ पे क्या है, ए कंट्री के भी कल्चर मिल रहे हैं, बी कंट्री के भी कल्चर मिल रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर? तो इस एरिया को हम बोलेंगे क्या, फ्रंटियर। और बाउंड्री क्या होती है, वो शार्प जोन होता है ए और बी के बीच में। शार्प जोन है, तार लगे पड़े हैं, कोई एरिया नहीं छोड़ा। समझ में आया? और यहाँ पे एरिया काफी चौड़ा होता है, 20-20 किलोमीटर का, 30-30 किलोमीटर का। तो पहले इसी तरीके का फ्रंटियर बनाया जाता था। बाउंड्री तो कॉन्सेप्ट अब आया है, एक सेंट्रिपिटल एक सेंट्रीफ्यूगल है। ठीक है? अब जो है देशों के मध्य सीमांत
निम्न प्रकार का हो सकता है। अच्छा, आप मेरे से आंसर राइटिंग कोई सी भी चेक करा सकते हो, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप पेपर 1 का लगाओ, जीएस का 2 का लगाओ, 3 का लगाओ, 4 का लगाओ, कभी भी लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तुरंत सेकंडों में कॉपी चेक। देशों के मध्य सीमांत निम्न प्रकार के हो सकते हैं: प्राकृतिक वाला, पहाड़ पर्वत आ जाए, मरुस्थल आ जाए बीच में; राजनीति वाला, आपस में समझौता करके एरिया छोड़ दिया; संस्कृति के आधार पर और विचारधारा के आधार पर, बिल्कुल सही। सीमाएं ऐसी भौगोलिक रेखाएं जो किसी देश की संप्रभुता अधिकार क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, उसे सीमाएं कहते हैं। ये अपने पड़ोसी देशों को अलग करती हैं। दूसरे शब्दों में सीमा का तात्पर्य संप्रभुता अधिकार क्षेत्र की भौतिक सीमा से है, बिल्कुल सही। अब इन्होंने अंतर लिखे हैं। सीमांत एक निश्चित क्षेत्र होता है, ये जो है एक तरीके से रेखा के रूप में होता है। ये पुरानी अवधारणा, ये नई है। ये मिश्रित होती है, ये जो है एकल रेखा आता है, यहाँ पे किसी प्रजाति का निकास संभव नहीं। अब केंद्रीय बल है और अभिकेंद्रीय, वही सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है। सीमांत दो राजनीतिक इकाइयों का एकीकरण है। सीमा जो इकाइयों का अलग अलग करती हैं, यह हमेशा मानव निर्मित होती हैं। रेडक्लिफ ऑफ मैकमोहन, ये ज्यादातर प्राकृतिक होती हैं सामान्यता। ठीक है। अब देख लो हिंदी मीडियम वाला बच्चा कितना अच्छी तरह से लिख रहा है। अच्छा, हिंदी मीडियम वाला बच्चा ये भी बता दे कि तुम्हें ये ऐसा लिखाना किसने सिखाया है। ठीक है, कहाँ से पढ़ के आए हो, ये चीज भी इनको बताओ। ठीक है, नहीं वही बच्चा बताए जो जिसने लिखा है। ठीक है। अब आप सोचो, सब चीज की तैयारी हो रही है अनअकैडमी प्लस पे, अगर आप चाहो तो। ठीक है। और आप खुद ही आंख बंद करके बैठे हो कि नहीं नहीं, यहाँ पे तो केवल प्रीलिम्स की क्लास हो रही है, यहाँ पे तो केवल एमसीक्यू हो रहे हैं, तो आपकी अवधारणा गलत है। सीमाओं का वर्गीकरण: पूर्ववर्ती सीमाएं, अनुवर्ती सीमाएं, अधोरोपित सीमाएं। ठीक है, इनको बोलते हैं एंटीसीडल, कॉन्सिक्वेंट, इस टाइप की बाउंड्री। ऐसी रेखाएं जिनका निर्धारण उन देशों की समस्त सभ्यता के विकास से पूर्व हुआ, बिल्कुल सही, यूएसए कनाडा। अनुवर्ती ऐसी सीमाएं जिनका निर्धारण उन देशों की सभ्यता के विकास के होने के बाद हुआ, भारत पाकिस्तान, बिल्कुल सही है, यहाँ पे सभ्यता पहले आई थी। अध्यारोपित, जो एक दूसरे पे पहले थी लेकिन आज नहीं है, जैसे कि शक्तिशाली देशों द्वारा अपने एक दूसरे के सीमा के अंदर कुछ ना कुछ अध्यारोपित कर देना, और यूरोपियन द्वारा अफ्रीकन देशों की सीमा का निर्धारण, रेखीय सीमा, समुद्री सीमा, भौगोलिक सीमा। भाई ने डायग्राम भी बना दिया, बहुत बढ़िया। अक्साई चीन, गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओके, बहुत बढ़िया। भारत की राजनीतिक सीमा 7 देशों से लगती है। अरे वाह, भारतीय सीमा ये बनाते हैं। ठीक है। अब देखो ना, आपने जब ये आंसर लिखा ना मेरे भाई शिवम, देखो क्वेश्चन क्या था ना, समझो। क्वेश्चन था आपका कि भारत के विशेष संदर्भ में सीमाएं तथा फ्रंटियर सीमा बाउंड्री के अंतर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। तो जो आपका ये वाला पार्ट है ना भाई, ये एकदम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन खत्म नहीं कर सकते, इसको उठा के तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बीच में लाना पड़ेगा। समझ में आया। और जो भारत के संदर्भ में, तो आप चाहो तो आप इनमें से केवल जो है भारत वाली लिखो, ये जरूर लिखने की, इनको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो टाइप्स नहीं पूछ रहा है। समझ में आया। तो आप इसको मिनिमाइज करो और इसको जो है क्या करो, बीच में लेके आओ। ठीक है, फिर उसके बाद जो है क्या करो, कंक्लूजन दो। कंक्लूजन होना चाहिए तीसरे लेवल का। तीसरे लेवल का मतलब क्या, समझ रहे हो ना। तीसरे लेवल के में इसमें ये कर सकते हो कि जो फ्रंटियर है और ये बाउंड्री है, और आपको पता है बाउंड्री के कारण क्या है, डिस्प्यूटेड भी बहुत है। ठीक है ना। तो आप एक छोटा सा डायलॉग मार सकते हो यहाँ पे कि जिस तरीके से हम पाकिस्तान और चाइना से बहुत ज्यादा बाउंड्री इशू देख रहे हैं, क्लियर, और इस इशू को अगर हम सॉल्व किया जा सकता है किसके कारण, कि अगर हम इनको फ्रंटियर में बदलें, दोनों चीजें आए, आपस में नेगोशिएशन करें और बात करें, जिससे क्या हो, ये डिस्प्यूट खत्म हो सके। बहुत प्यारा कंक्लूजन हो जाएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इफ वी रियली वांट टू मिनिमाइज द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वी शुड लुक आफ्टर फॉर द फ्रंटियर। ठीक है ना, नॉट क्या, बॉर्डर, फुल स्टॉप। ऐसे लिख दिया आपने, बहुत अच्छा लगेगा। क्या बच्चों को समझ में आ रहा है। तब हिंदी मीडियम भी हो गया, इंग्लिश मीडियम भी हो गया। अब ये जो चीज थी ना, ये लास्ट में आके इसने क्या कर दिया, थोड़ा मामला खराब कर दिया। बाकी अगर ये 12 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको जो है 6 नंबर मिल जाएंगे। क्लियर। आप चाहते थे तो इस क्वेश्चन में आप 9 या 8.5 नंबर तक ला सकते थे, ये आपने बेफालतू में लिखा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। समझ में आ गया। क्लियर। शब्दों को बचाते और जो है भारत की बाउंड्री को जो है अच्छी तरह समझाते। आप जो है इंडिया और श्रीलंका वाली समझाते, भैया इंडिया और श्रीलंका के बीच में समुद्री है कि नहीं है, से यस और नो। क्लियर। आप ऐसे करके समझाते, अपने पड़ोसियों को लेके समझाते।
तो भैया एक आंसर अभी मैंने चेक करा, अब देखो अगला आंसर भी चेक करता हूँ, आप समझो। बहुत सारे बच्चे भाग रहे हैं कि यार हमें क्या मतलब आंसर से, प्रीलिम्स क्लियर करें तब जाके देखेंगे, तो आपकी गलत अवधारणा है। ठीक है, अगला भी हिंदी मीडियम माध्यम से लगा हुआ है। तो मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी, कहाँ कब तक भागोगे, या तो फिर सपना ही छोड़ दो, ये कहना छोड़ दो कि डिप्टी कलेक्टर डीवाईएसपी नहीं बनना है, ये कहना शुरू कर दो कि हमको क्या बनना है, किसी ना किसी सचिवालय में क्लर्क बनना है या कुछ और बनना है। झूठ मत बोलो अपने आप से। आप जो है कहते हो कि हम सबसे यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, और यूपी पीसीएस की तैयारी कितने करते हैं ये आप ही को पता है। आपको वन लाइनर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, आपको एमसीक्यू कराना अच्छा लगता है, ठीक है, आपको जो है डेटा वाले चीजें कराएं तो आप खुश हो जाते हो, अरे वो सब चीजें आप अपना आप भी कर सकते हो। रूढ़िवादिता और धर्मनिरपेक्षता की धारा की धाराओं में से एक है, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। रूढ़िवादिता एक ऐसी विचारधारा है, रूढ़िवादिता, ठीक है, ऑर्थोडॉक्सी एंड धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म की धाराओं में से एक है, सेक्युलरिज्म की, ठीक है। इस कथन का विश्लेषण करो। बंधन में बंधन लिखा है, बाधाओं लिखा है, ये क्या लिखा है आपने ये बताओ। बंधन, बाधा ही तो लिखा है, फिर बाधा है, ठीक है। रूढ़िवादिता एक ऐसी विचारधारा जिसमें पारंपरिक मान्यताओं या तार्किकता या वैज्ञानिकता की जगह केवल आस्था के आधार करती है। फ्रांसीसी क्रांति से इसका उद्गम हुआ। यह सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मान्यताओं का समुच्चय है जो प्राचीन काल से चली आ रही परंपराओं तथा उसके सम्मान को बढ़ावा देती है। फ्रांस की क्रांति से रूढ़िवादिता आई, ऐसा लिख रही हो है, सेंटेंस में तो ऐसा लग रहा है कि रूढ़िवादिता एक ऐसी विचारधारा है जो मान्यता, जिसकी मान्यता वैज्ञानिक तार्किकता की जगह आस्था के आधार पर होती है, और फ्रांस की क्रांति से इसका उद्गम हुआ। कौन कौन बच्चे मानते हैं कि फ्रांस की क्रांति से इसका उद्गम हुआ था? कौन कौन बच्चे इसके साथ जाना चाहते हैं, और किन किन को लग रहा है कि कुछ गलत है? गलत है ना कुछ, ठीक है ना। बल्कि फ्रांस की क्रांति ने तो भैया उनको रैशनलिटी सिखाई, लॉजिकल पूछना सिखाया, विज्ञान की तरफ जाना सिखाया, समझ में आया। और फ्रांस की क्रांति तो एक ऐसी क्रांति थी जिसके बाद पूरा सोशोलॉजी सब्जेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? से सुनो, तो आप कैसे कह सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि फ्रांस की क्रांति के बाद जो है वैज्ञानिक विचारों का उदय हुआ, ये बोल सकते हो। धर्म के आधार पर ये लिखा है, रूढ़िवाद भारत के वैदिक काल से ही प्रचलित है। साक्षरता, आधुनिकता, तकनीक के क्षेत्र में विकास करने के बावजूद इससे जुड़े आज भी, हाँ, बौद्धिक क्रांति हुई थी, भारतीय समाज में गहराई तक व्याप्त। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति विचारों से कुछ भी है सोचता है वो बन जाता है। रूढ़िवादिता लोग एक दूसरे से प्रति गलत विचार का होना, समाज में असमानता को बढ़ावा देना, मोपाला विद्रोह, ये विद्रोह वे विद्रोह, क्वेश्चन जो है क्या है, अपने ट्रैक से हट चुका है। अब देखते हैं ट्रैक पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उपरोक्त उदाहरणों के द्वारा धार्मिक कट्टरता रखने वाले के कारण हिंसा होती है, वहीं धर्मनिरपेक्षता प्रौद्योगिकी, विज्ञान, तर्कवाद को प्रोत्साहित करती है, जो आधुनिक राज्य का आधार बनाती है। धर्मनिरपेक्षता किसी धर्म या समुदाय को सम्मान देती है। रूढ़िवादिता धर्म के प्रति असमानता होना। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 71 के द्वारा अधिकार दिया गया है। समाज के विविधता में एकता के धर्म आती है। वहाँ एक तरफ सऊदी अरब में रूढ़िवादी है, शरिया का कानून है, महिला को घर से अकेले बाहर नहीं निकलने देता, ड्राइविंग, फैशन सब ये आज़ादी दे दी। अच्छा, मतलब रूढ़िवादी को छोड़ के उसने लिबरलाइजेशन हो गया। वहीं कोविड-19 में 39% महिलाओं की नौकरी चली जाने से घरेलू हिंसा में वृद्धि होना रूढ़िवादिता सोच की ही देन है। इसके बढ़ावा देने से हमारे राजनेताओं, अफसरों और सोशल मीडिया की अहम भूमिका होती है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य में माओवादी तथा कश्मीर के अलावा अल-कायदा और दूसरी में मानसिकता की देन है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा और जागरूकता के अभाव में लोगों के धर्म के प्रति नकारात्मक छवि बनी है। धर्मनिरपेक्षता, समता, सहिष्णुता है सुझाव। समान आचार संहिता लागू करना, राजनीतिक धर्म को बनना। समाजशास्त्री काम दुर्किम बेवर का मानना है कि आधुनिक दुनिया में पारस्परिक अंत हो जाना, वहीं सर्वसंभव की भावना होना,
जिसके द्वारा समुदाय को सूत्र में बांध रखना, दूसरी व्यवस्था मजबूत करना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, जल्दी बताओ। क्वेश्चन कह रहा है रूढ़िवादिता, ऑर्थोडॉक्सी भारतीय धर्म निरपेक्षता की धाराओं में से एक है। धर्म निरपेक्षता का मतलब समझ रहे हो ना? क्या आप जो है सेकुलरिज्म को ऑर्थोडॉक्सी का ही एक रूप मानते हो? वो ये पूछ रहा है। आतिया समझ रहे हो ना कि रूढ़िवादिता भारतीय धर्म निरपेक्षता की बाधाओं में से एक है। ठीक है, बाधाओं में से एक है रूढ़िवादिता भारतीय धर्म निरपेक्षता की बाधाओं में, यानी कि धर्म निरपेक्षता नहीं आ रही है तो रूढ़िवादिता है, और इसकी आलोचनात्मक जो है आपको विश्लेषण करना है। तो आप कहना क्या चाह रही हो? आप इस स्टेटमेंट के साथ जाना चाह रही हो या इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाना चाह रही हो? पहले मुझे ये बता। और इस क्वेश्चन को लिखने में आपने किस किस चीज की सहायता ली है, जरा ये बताना। ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है, और ये है आपकी धर्मनिरपेक्षता मतलब सेकुलरिज्म। ठीक है, अगर एक इंसान जो है सेकुलर होगा तो वो कह रहा है कि ऑर्थोडॉक्सी की बाधा है, यानी ऑर्थोडॉक्सी चले जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? ये बात सबको समझ में आ रही है कि रूढ़िवादिता की कौन बाधा है? सेकुलरिज्म बाधा है ना। बाधा मतलब ये सेकुलरिज्म है तो ये नहीं है, और अगर ये है तो ये नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन को तोड़ना सीखा आपने, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, रूढ़िवादिता धर्मनिरपेक्षता की बाधाओं में से एक है। ठीक है ना, क्लियर? तो धर्मनिरपेक्ष अगर रहोगे तो क्या है, उसमें एक बाधा आएगी। अगर उस बाधा से जीत लिया तो सब कुछ सही है। ठीक है ना, क्लियर? तो सबसे पहले मुझे ये दिखाओ कि जहां पे आज भी आदमी ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या धर्मनिरपेक्षता सरवाइव करती है? अगर धर्मनिरपेक्षता वहां पे सरवाइव नहीं करती है तो यानी कि क्या है, ये बाधा है। समझ में आ गया? जैसे कि आपकी सीरिया, सीरिया में क्या है भैया, धर्म के नाम पे युद्ध हो रहे नहीं हो रहे, आज भी वो ऑर्थोडॉक्स के शिकार है कि नहीं है? तभी तो वहां धर्मनिरपेक्षता नहीं है। सही है सुनो, तभी तो सिया सुन्नी चल रहा है। कभी सिया ने माना कि सुन्नी भी सही हो सकते हैं, सुन्नी ने कभी माना कभी सिया सही हो सकते हैं। यानी कि ये वाला जो है केस स्टडी क्या दिखाएगी कि बिल्कुल ऑर्थोडॉक्सी क्या है, आपकी बाधा है धर्मनिरपेक्षता में। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर? अब भारत में जहां पे दंगे प्रसाद होते हैं, रियॉट्स होते हैं, क्या भारत में धर्म के नाम पे रियॉट्स नहीं हुए? अगर भारत में धर्म के नाम पे रियॉट्स हुए, 3-4 रियॉट्स के नाम डालो यहाँ पे, तो यानी कि वो क्या थी? अगर सेकुलरिज्म होती तो वो दंगे नहीं होते। यानी हमारी विचारधारा क्या है, अभी भी ऑर्थोडॉक्सी वाली है। ऑर्थोडॉक्सी विचारधारा मतलब क्या? विदाउट लॉजिक की, कि हमारा धर्म सुपीरियर है और उसी मार्ग पे तुम लड़ रहे हो। से यस और नो? भारत जो है एज ए सेकुलर कंट्री है, हमारे संविधान में लिखा है, यानी कि सभी धर्मों को क्या होगा, समान प्रोत्साहन मिलेगा। से यस और नो? राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है ना, राज्य का कोई धर्म नहीं है। लेकिन हमारे संविधान में ये सब होने के बाद भी, हमारा संविधान इतना लिबरल होने के बाद भी, कि ये सभी धर्मों को क्या कर रहा है, समान दे रहा है, उसके बाद भी क्या है, कुछ ऑर्थोडॉक्सी फ्रैक्शन है, वो हिंदुओं में भी है, वो मुस्लिम्स में भी है, वो क्रिश्चियनिटी में भी है, जो क्या करते हैं, दंगा कराते हैं, भड़काते हैं चीजों को। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है ना? तो यानी कि बिल्कुल ऑर्थोडॉक्सी क्या है, एक बाधा है हमारे सेकुलरिज्म में। तो एक बार इंडिया का ले लो, एक बार उसको ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में दिखा दो, ठीक है ना, और फिर उसको क्या कर दो, आपको एनालाइज कर दो इस तरीके से। तो हाँ, आपको वन बाई वन पैरेलल चलाना पड़ेगा।
अब जैसे कि इन्होंने 1/1 पैरेलल कहीं चलाया ना, जो मुझे नहीं लग रहा कोशिश करी है। इन्होंने पहले धर्मनिरपेक्षता को, ऑर्थोडॉक्सी को समझा दिया, ठीक है, फिर जो है इन्होंने धर्मनिरपेक्षता को समझा दिया, कोरिलेशन नहीं बनाया। क्या किसी को कहीं पे कोरिलेशन दिख रहा है? ठीक है, ये सब पता है, लेकिन ये नहीं लिखना। इनके बेस पे अगला कदम क्या होगा वो तुम्हारा होना चाहिए कदम। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? और क्रिटिकली इवेल्युएट करना है तो फिर आप इसको ये दिखाओगे कि जहां पे धर्मनिरपेक्षता है वहां पे ऑर्थोडॉक्सी नहीं है, जहां पे लोग ज्यादा सेक्युलर हैं। और सेक्युलर होने का मतलब क्या होता है, असली मतलब वो हमने सोशियोलॉजी के ऑप्शनल में देखा था। आपको पता है सेक्युलर का असली मतलब क्या होता है? 5 पॉइंट याद आए किसी को? नहीं आए? अरे एजुकेशन का बढ़ना, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन का बढ़ना, अपनी बातों को फ्रीडम तरीके से रख देना, ये सब सेक्युलरिज्म के हैं। सेक्युलर का केवल एक ही मतलब जानते हैं हम, धर्म, लेकिन वो धर्म से भी आगे है। भूल गए? क्लियर? तो फिर आपको फिर उन चीजों से कोरिलेट करना है कि जहां पे अच्छी खासी एजुकेशन है, ये है, जहां पे जो है हमारी सोसाइटी ओपन हो गई है, जहां पे ऑर्थोडॉक्सी खत्म हो गई है, तो वहां पे क्या है, सेक्युलरिज्म आ गई है। फॉर एग्जाम्पल सिविलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। फैक्ट्री में बहुत सारे हिंदू मुस्लिम एक साथ खाना खाते हैं, कभी वो लड़ते हुए दिखे? कभी उन्होंने कास्ट कास्ट किया? नहीं किया ना। क्यों? क्योंकि वो क्या है, क्या है, ऑर्थोडॉक्स नहीं है, तो वहां पे सेक्युलरिज्म प्रिजर्व हो गई। और जहां पे ऑर्थोडॉक्सी थी वहां सेक्युलरिज्म प्रिजर्व नहीं हो पाई। तो एक बार हमने उसका दिखा भी दिया और उसको नहीं भी दिखा दिया, और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। समझ में आ गया? क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो इस हिसाब से आपको लिखना था, इसमें गूगल की नकल करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? आपको पता है ना 97% चीजें जो हमें लगती हैं कि ये सही है वो एक्चुअली में सही नहीं है ना, लेकिन हमें लगती हैं कि हमें भीड़ हमें सही लगती है। तो गूगल की भीड़ पे मत जाओ, अपना दिमाग लगाओ। ठीक है? रेसिज्म भी आएगा यहाँ पे। रेसिज्म को तुम कैसे सेक्युलरिज्म से जोड़ोगे ये भी तो बता दो। अगर तुम जोड़ सकते हो तो फिर लिख सकते हो। और मेरे ख्याल से रेसिज्म को सेक्युलरिज्म से जोड़ना बहुत ही क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? यहीं पे इतने पॉइंट मिल जाएंगे तो आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। घट्टे घट्टे बच्चे हो गए 30। ठीक है ना? सब भाग गए कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे, ड्रामा क्या हो रहा है। ठीक है ना? अब जो नए बच्चे आए हैं उनको क्या करना है? ठीक है, जो भी नए बच्चे आए हैं, अब वही थोड़ा सा आप लेट हो, लेकिन इतना लेट नहीं हो कि एग्जाम हाथ से चले गया। आपको क्या करना है भाई, मेरा नाम तो पता ही चल गया होगा, मुकेश कुमार सिंह। मेरी प्रोफाइल पे जाना है, प्लस कोर्स में जाना है। क्या आपको नेहा 5 टास्क पता है? अगर कोई आपने स्पेशल क्लास देखी होगी तो मेरे ख्याल से 5 टास्क तुम्हें पता चल गए होंगे। पता है तो बता दो, फिर मेरे को दोबारा रिपीट नहीं करने पड़ेंगे। आपको चीजें पता है ना, 3 फरवरी वाली कभी आपने मेरी कोई भी स्पेशल क्लास देखी होगी? यस सर, मोस्ट ऑफ, तो फिर वो करो आप। ठीक है? काजल मिश्रा, आप भी नए बच्चे हो, तो आपको क्या करना है, देखो प्लस में जाना है। इतने सारे नए बच्चे आते हैं मेरे पास, मैसेज किसी का नहीं आता, नए बच्चे आते रहते हैं। अरे भैया, प्लस में जाना है, उसके बाद कंप्लीट कोर्स ऑन प्रीलिम्स। ठीक है? 2021 53-54 सेशन होंगे। 3 फरवरी से स्टार्ट हुआ होगा, इसकी पहचान ही होगी। ये जो आपका कोर्स छूट गया इसको आपको आगे करना है। ठीक है? धीरे धीरे इसके नोट्स बनाने हैं। कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो आप उसके बारे में पूछोगे कि सर यहाँ पे समझ में चीज ये नहीं आ रही। अब इसमें सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट पूरा नहीं पढ़ाया गया होगा। तो डरने की बात नहीं कि सर ने इकोनॉमिक्स पूरी पढ़ाई नहीं, दूसरे सब्जेक्ट पे भाग गए। ठीक है? वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम पे एक क्लास ली, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम पे एक ही क्लास ली, सर तो फिर कुछ और पढ़ाने लग गए। ठीक है? तो अपना ब्लड प्रेशर हाई नहीं होने देना है, जानबूझ के किया गया है। क्योंकि 53 सेक्शन में कोई भी जो है पूरा कोर्स खत्म नहीं हो सकता सारे सब्जेक्ट। तो हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी चीजें बताई गई हैं जिससे आपका बेस क्लियर हो। समझ में आया? फिर इसी में आप जो है कंप्लीट कोर्स में आपको एक कोर्स दिखेगा ज्योग्राफी का, और एक कोर्स दिखेगा किसका, इकोनॉमिक्स का। फिर उसके बाद आप इन कोर्सों को करोगे तो फिर चीजें और बढ़ती हुई दिखाई देंगी। ठीक है? फिर उसके बाद जो है आपका स्पेशल क्लास में जाना है, एमकेएस पर टच करके फोटो को। और स्पेशल क्लास में जाने के बाद 3 फरवरी से लेके अब तक की सारी स्पेशल क्लास आपकी पेंडिंग है, वो भी आपको करनी पड़ेगी। मन में विचार आ रहेगा कि सर हम तो नए बच्चे, हम क्यों रिकॉर्डेड वर्जन देखें? तो भैया मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है ना? आप नए बच्चे हो तो ये भी मान के चलो कि अगर हम पुरानी चीजों को समझेंगे तो हमारा कुछ घिस नहीं जाएगा, हम और अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
समझ में आया? नई चीजों को भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का बैच आ रहा है, 9 तारीख से हिस्ट्री आ रही है नई, तो तुम वहां पे कंटिन्यू भी करोगी और यहाँ पे भी कंटिन्यू करोगी, ठीक है ना। लेकिन मैं तुम्हें वेट नहीं करा सकता कि 1 महीने वेट करो 1 महीने बाद, तब तक तो तुम ये टास्क पूरा कर चुकी होगी, तुम्हारे नोट्स बन चुके होंगे, बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो 3 फरवरी से लेकर अभी तक की सारी क्लास खत्म करनी है। फिर प्लस में जो ऑनगोइंग कोर्स चलने हैं उनमें तो आपको रोज आना ही आना है। जब आप जो है ये सब काम करती रहोगे तो उस समय आपको डायरेक्शन मिलती रहेंगी कि अब आपको ये वाला टास्क पूरा करना है, आपको ये वाला टास्क करना है, ऐसे कर करके आपको आगे चलना है। और 45 दिन में ये पूरी चीज अगर आपने कर ली तो बिलीव मी आप बहुत ही हाईली सेफ जोन में होगे, केवल प्रीलिम्स के नहीं, इस पूरी प्रिपरेशन की, ठीक है ना, इस पूरी प्रिपरेशन की। ये नहीं कि प्रीलिम्स पढ़ा दिया और उसके बाद टाटा बाय बाय कर दिया ना, आप ही को मेंस पढ़ाऊंगा और खुद ही पढ़ाऊंगा, डरने की बात नहीं है। लेकिन इन चीजों को समझो, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। और आप में से अगर कोई भी बच्चा अगर कोई आरओ वाला है, ट्रिपल एससी वाला है, तो भैया उससे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मेरी क्लासों को इग्नोर करो, ठीक है ना, क्लियर। तो मैं यूपी पीसीएस का टीचर हूं, अगर आप प्रॉपर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो मेरी क्लासों को कंटिन्यू करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है आपका, क्लियर। इवन इफ आपने मेरा रेफरल कोड भी यूज किया हो तो मैं बता रहा हूं आपको, ट्रिपल एससी वाले टीचरों के पास जाओ, वहां पे पढ़ लो, अलग से फीस नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्लियर। अब काजल कह रही है कि यूपीएससी की मुझे तैयारी करनी है, तो यूपीएससी का एक अलग सेगमेंट है, ये यूपी पीसीएस का सेगमेंट है, तो मैं आपको इसकी बात कर सकता हूँ, ठीक है ना, क्लियर। नहीं तो आपको यूपीएससी वाले सेगमेंट में जाना था, ठीक है काजल जी। तो सब्सक्रिप्शन लेने से पहले सोचना था ना कि मुझे किस सेगमेंट में जाना है, किस सेगमेंट में जाना है। अब बच्चे सोचते हैं सिलेबस सेम है, लेकिन ये अलग सेगमेंट में 7,000 रुपये फीस है, वहां पे 35,000 रुपये फीस है, तो 7,000 में सीख लो। ये सब चीजें करना छोड़ो, ठीक है ना। आप ये नहीं समझ रहे कि ये फीस से ज्यादा आप दे दोगे, समय से बड़ी कोई फीस नहीं होती। आपका समय खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको क्वालिटी स्टडी मिलनी चाहिए, आपके प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए, तो भैया आप जो है इससे ज्यादा दोगी। किसी भी चीज के लिए कुछ ना कुछ हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, समझ में आया। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है समय का, जो आप कर रहे हो, और हर समय पे एक सही डिसीजन लेना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को। और कोई भी नया बच्चा है जो प्लस में जुड़ना चाहे, रिक्वेस्ट है सभी से, अगर आपको पढ़ना है मेरे से, मेरी स्टाइल में, तो भैया प्लीज और प्लीज एमकेएस लाइव रेफरल कोड यूज करें। आप अपनी तरफ से क्या रहें, ईमानदार रहें, ठीक है। और ये ईमानदारी आपको बहुत ज्यादा फायदा दे जाएगी। और अगर आपको मेरे से नहीं पढ़ना है तो किसी भी हालत में एमकेएस लाइव नहीं होना चाहिए, दूसरी ईमानदारी भी किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता नेसेसरी कोई मेरे पे बर्डन करे, ठीक है। जो रेस्पेक्टेड टीचर है उनका रेफरल कोड यूज करो, क्लियर। तो भैया ये यूट्यूब चैनल तो है नहीं कि आप जो है सब्सक्राइब करोगे तो व्यू बढ़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हमारी ऑक्सीजन एक ही है कि भैया बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे और कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। जिस दिन हमें लगा बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं तो अपने मन में क्या आएगा कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, सिंपल सी चीज, क्लियर। कोई क्वेश्चन किसी का, किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना है? अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। और रोज सुबह खोल के जितने भी नए बच्चे हैं ऑलरेडी आ चुके हैं सब्सक्रिप्शन में, मुकेश कुमार सिंह की प्रोफाइल रोज फोटो को क्लिक करके देख लिया करो सुबह कि आज इनकी कौन कौन सी प्लस की क्लास है, आज इनकी कौन कौन सी स्पेशल क्लास है। नोटिफिकेशन का प्लीज वेट मत करो, आपका नुकसान हो सकता है। समझ में आ गया, क्लियर। आप एक रोज नियम बना लो कि हमें क्या करना है, ये देखना है कि आज इनकी कौन कौन सी क्लास है, उस क्लास में आ जाना है, खत्म कहानी, ठीक है। और ये टास्क आपको जितने भी नए बच्चे आए हैं, अगर वो कमिटेड हैं कि सारी चीजें मेरे से पढ़ेंगे, तो वो 45 दिन का क्या कर सकते हैं, इसमें खत्म कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा ऐसा होगा कि नहीं जबरदस्ती थोड़ी इनसे सारे विषय पढ़ना, तो आप फ्री हो, लेकिन जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो मैं उसी का जिम्मेदार रहूंगा, ठीक है। जैसे मैं सातों के सातों सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, अगर आप मेरे से पॉलिटी पढ़ रहे हो तो मैं आपके पेपर में पॉलिटी के क्वेश्चन के लिए ही जिम्मेदार रहूंगा। अगर आप साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो तो केवल साइंस एंड टेक के लिए करूंगा, जिम्मेदार रहूंगा। ये बात भी सबको समझ में आ गई, ठीक है। किसी को जरूरी नहीं है कि सारी चीजें फॉलो करे, ये आपके ऊपर है, आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना, क्लियर। मैं इतना तक कह रहा हूं यार, मैं उस सब्जेक्ट के लिए जिम्मेदार होऊंगा जो मैं पढ़ा रहा हूं और जो आप मेरे से पढ़ रहे हो। इससे ज्यादा ईमानदारी में क्या दूंगा आप लोगों को। शुड आई स्टार्ट सोशियोलॉजी ऑप्शन अलॉन्ग विद द दीज टास्क और
इट वेट प्लीज सजेस्ट। आपको 2021 का एग्जाम देना है, 2021 का एग्जाम देना है आपको। इससे पहले आपने खुद कुछ पढ़ा है, जीएस प्रीलिम्स कहीं पढ़ी है पहले, कुछ खुद से एफर्ट मारे हैं, ये एकदम जीरो से स्टार्ट कर रही हो। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। नेहा सिन्हा जी, आपका कोर्स इन्वायरमेंट ज्योग्राफी एंड साइंस किया है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी इसी वाले सेशन का किया, ये 21 वाले सेशन का ही किया है, ठीक है। तो आपके टास्क तो फिर पहले पूरे हो जाएंगे, 45 दिन की तुलना में मेरे को लग रहा है 25 दिन में भी खत्म हो सकते हैं फिर तो टास्क, ठीक है ना, क्लियर। तो आप क्या कर सकते हो, सोशियोलॉजी क्लास में आ सकते हो, ठीक है, सोशियोलॉजी क्लास में आइएगा और फिर 1-2 क्लास करने के बाद मेरे को फिर दोबारा किसी भी क्लास में बताइएगा, ठीक है ना। और कोई ग्रुप नहीं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, कोई फोन नंबर नहीं, जिसको बात करनी है क्लास में लाइव बात करेगा, ठीक है ना। आप लाइव क्लास में आइए, बताइए कि आपको क्या शेड्यूल चल रहा है और उससे प्रीलिम्स पे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, फिर मैं आपसे बात करूंगा। बहुत सारे बच्चों को ज्वाइन किए हुए 15 दिन हो चुके हैं। मैंने उन लोगों को एक टास्क दिया था कि मैं 15 दिन बाद आपसे पूछूंगा कि आप कौन सा ऑप्शन लेने वाले हो, ठीक है। तो प्लीज अभी नहीं बता पा सकते हो तो कल जरूर बता देना मेरे को। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को 15 से ज्यादा दिन हो गए हैं इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए, क्लियर। और जितने आज जुड़े हैं, आज की तारीख याद रख लेना, 15 तारीख को आप मुझे बताओगे, ठीक है। नेहा तो आप पहली सेकेंडरी सोशियोलॉजी लूंगी, तो बाकी जितने भी नए बच्चे हैं मुझे प्लीज जरूर बताना कौन सा ऑप्शन लेना चाह रहे हो, और उस पर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी आपकी। अब जरूरी नहीं कि मेरे को खुश करने के लिए सोशियोलॉजी, आप हिंदी लिटरेचर लो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप एंथ्रोपोलॉजी लो, आप पवेट लो, सब बहुत अच्छे सब्जेक्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मैं जाऊं, ठीक है। MKS live is my referral code. Thank you very much. Have a good day and God bless you.